हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है। तो अब आप लोगों के स्क्रीन पर दिख गया होगा BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर। इट मीन्स कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं BEGC 133 बुक को, जिसका नाम है ब्रिटिश लिटरेचर। और यह जो है ना इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की जो कंपलसरी या कह लें कि इलेक्टिव कोर्स है उसकी बुक है। ठीक है, इसमें जो भी बातें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, हम लोग आज उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अगले स्लाइड्स में है कि कितने ब्लॉक्स जो है ना वो इस बुक में दिए गए हैं। इस बुक के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं जिस पर डिस्कशन हमें करना है। तो देखिए, एक्चुअली इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, आप लोगों को दिख गया होगा। पहला ब्लॉक है मैकबीथ रिटन बाय शेक्सपियर। यह एक ड्रामा है, फिक्शन है, ट्रेजेडी है। ठीक है। दूसरा है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड रिटन बाय थॉमस हार्डी। ये एक नोवेल है। तीसरा है आर्म्स एंड द मैन रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये एक ड्रामा है। तीसरा है मॉर्टे डी आर्थर रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, या थॉमस मेलोरी की थॉमस मेलोरी से ये लिया गया है। ठीक है, तो यह एक पोएम है। तो 4 ब्लॉक्स आपको दिख गए होंगे। 4 ब्लॉक्स में किसी में किसी में 4 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर हैं, किसी में 4 चैप्टर, ऐसे हैं। ठीक है, तो सीधे-सीधे हम ओवरऑल ब्लॉक्स को कवर करेंगे। ठीक है, और ब्लॉक्स में जो-जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, क्वेश्चन है, हम लोग उसको लिए हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना तो समझ गए आप। माफ़ी चाहता हूँ मैं, तबीयत थोड़ी-सी खराब है, सर्दी-खाँसी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 ब्लॉक्स है, उसमें से 3 ब्लॉक्स पर अभी मैं डिस्कशन करूँगा। ये ऊपर से जो 3 ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा है ना, इसी का डिस्कशन मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो चौथा वाला ब्लॉक है अल्फ्रेड टेनिसन का, जो कि मॉर्टे डी आर्थर है। ठीक है, ये एक पोएम है। ये ब्लॉक जो है ना, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो स्लाइड में, क्योंकि ये वाला जो है ना पोएम है। ठीक है, और काफ़ी वो मतलब बोले तो एक तरह से ऐसा पोएम है जो कि आप लोगों को बोर कर देगा। ठीक है, आप लोग उसको एक तो समझने में बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, और मुझे समझाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवरेज दे पाना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये वीडियो अगर मैं इसको कवर करवाता हूँ तो ये वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको कवर अप नहीं करवाऊँगा। ठीक है, ये वाला जो 4th ब्लॉक है इसको मैं कवर नहीं करवाऊँगा। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स मैं ज़रूर करवा दूँगा, ताकि आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है, अगर मैं इसको कवर नहीं भी करवाऊँ ना, तो भी आपके काम चल जाएँगे, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो है ना, वो ऑप्शन वाले आते हैं। ठीक है? आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी एक का आंसर दे दीजिए। मतलब ऐसा है कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 का आंसर देना है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर आप ये ऊपर से 3 ब्लॉक कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो मैं 3 ब्लॉक पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ये वाला जो लास्ट का ब्लॉक है, इसमें मैं थोड़ा-सा कम स्लाइट लेस फोकस करूँगा और सारे ब्लॉक्स के मुकाबले। ठीक है? तो इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। आगे है ब्लॉक 1 पे डिस्कशन। डिस्कशन पे जाने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आज का जो ये वाला वीडियो होगा, इसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है? इसमें हम लोग केवल और केवल ब्लॉक्स की समरी देखेंगे। ठीक है? इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में करेंगे, जो या तो कल या फिर परसों आएगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ब्लॉक 1, इसका नाम है मैकबेथ। ठीक है? मैकबेथ जो है ना, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है? ड्रामा ट्रेजेडी है या पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, राजनीति से संबंधित यह एक ड्रामा है। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक तरह से समझ ले रहस्य। ठीक है? तो ये एक तरह से ड्रामा, रहस्यमय जो है ना, ये ड्रामा है। ठीक है? इसको लिखा था किसने? रिटन बाय शेक्सपियर। इन्हें शेक्सपियर जी ने लिखा था। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए थे अपने समय के। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, आगे है ना, सबसे पहले इस ड्रामा को परफॉर्म किया गया था 1606 में। देखिए दोस्तों, इसको लेकर के कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है ना कि कुछ क्रिटिक्स, कुछ आलोचक ये मानते हैं कि ये जो ड्रामा है ना, इसको सबसे पहले 1599 ईस्वी में परफॉर्म किया गया था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स, जो कुछ लोग हैं ना, मानते हैं कि ये 1606 में परफॉर्म किया गया था। तो इसका जो है ना, कोई भी परफेक्ट टाइमिंग जो है ना, कहीं पे देखने को हमें नहीं मिलता है। हालाँकि तो आप इससे ये समझ लीजिए ना कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं। हालाँकि ऑब्जेक्टिव तो आता ही नहीं है। अगर सब्जेक्टिव आए भी, तो आप अगर आपसे पूछ ले कि मैकबेथ की हिस्ट्री बता दीजिए या मैकबेथ का सोर्स बता दीजिए, तो आप इसमें ये बता दीजिएगा कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि सम क्रिटिक्स थिंक दैट द ड्रामा मैकबेथ was first performed in 1519, and some critics thinks that that the drama was first performed in 1606। तो ऐसा है। ठीक है? तो ये कंफ्यूजन क्लियर है। अब ये एलिजाबेथन एज ड्रामा, तो देखिए इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बता दूंगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर एलिजाबेथन एज का मतलब ये है ना कि ये जो ड्रामा है ना, ये जो ट्रेजेडी है ना,
ये एलिजाबेथ के समय में लिखी गई थी। एलिजाबेथ कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी थी जब उनका शासनकाल चल रहा था ना, तो उसी के शासनकाल में ये मैकबीथ नाम का जो ड्रामा है, मैकबीथ नाम की जो ट्रेजेडी है, वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। ये जो एलिजाबेथन एज है ना, इसे हम लोग रेनेसेंस या रेनेसा जिसे कहते हैं, पुनर्जागरण इसके नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, फिलहाल आगे चलते हैं। यह एक स्कॉटिश प्ले है। स्कॉटिश प्ले का मतलब यह है ना कि ये जो ड्रामा है ना, इसमें जो प्लेस है ना वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड, स्कॉटिश लोगों की और स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड निवासियों की चर्चा इस ड्रामा में हमें देखने को मिलती है। अब कि फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623, मतलब यहाँ पर ये है कि इसको लिख करके कब सबसे पहले प्रकाशित किया गया, तो ये था 1623 में, पॉसिबली फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट बुक एंड इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। तो ये है ना पॉसिबली, संभवतः इसको एक प्रॉम्प्ट बुक से 1627 सॉरी 1623 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और यह जो है ना शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी वाली ड्रामा थी, ठीक है, सबसे छोटा रहस्यमय ड्रामा था ये। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लॉक 1, मैकबीथ के कैरेक्टर्स की लिस्ट। जब तक आप कैरेक्टर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप समरी नहीं समझ पाएंगे, तो सबसे पहले कैरेक्टर को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कैरेक्टर को समझेंगे समरी समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसके बाद मैं समरी ही बताऊंगा। सबसे पहला जो कैरेक्टर है ना, वो है कौन? मैकबेथ। यह एक हीरो है, किसका? तो इस ट्रेजेडी का हीरो है, ठीक है, या कह ले कि यह एक प्रोटागोनिस्ट है। अब पूछेगा प्रोटागोनिस्ट कौन होता है, क्या है प्रोटागोनिस्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक, ठीक है, जो हीरो होता है किसका, चाहे नॉवेल का, ड्रामा का, किसी भी फिक्शन का, ठीक है। अब आप लोग प्रोटागोनिस्ट के बारे में जानते भी होंगे संभवतः, क्योंकि मैंने BEGC 134 के वीडियो डिस्कशन सीरीज में बताया था कि प्रोटागोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। प्रोटागोनिस्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल और एनी अदर फिक्शन एंड इट 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 डेवलप्स इंटरेस्ट इन द स्टोरी एंड अट्रैक्ट द रीडर्स टू रीड द फिक्शन। ये होता है प्रोटागोनिस्ट। और जो अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोटागोनिस्ट। यह जो होता है ना पूरा अपोजिट होता है प्रोटागोनिस्ट के, वही होता है एंटागोनिस्ट, उसको हिंदी में हम लोग खलनायक कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को कैरेक्टराइजेशन बता रहा था, कैरेक्टर बता रहा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया होगा, ठीक है। वो BEGC 134 का वीडियो सीरीज था, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इतना बता दिया, हालांकि जो प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है ना, इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं इस वाले ब्लॉक में, या फिर आगे BEGC 133 के किसी भी ब्लॉक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेडी मैकबीथ, तो लेडी मैकबीथ है ना, ये मैकबीथ की वाइफ थी। ये जो हीरो है ना, इसकी वाइफ थी लेडी मैकबीथ। अब है बैंको। बैंको है ना कलीग था किसका? मैकबीथ का। मैकबीथ के साथ ही रहता था। साथ ही रहने का मतलब है कि मैकबीथ कभी कभी युद्ध अभियान पर जाता था तो बैंको उसके साथ जाता था। अब है डंकन। डंकन कौन थे? तो ये स्कॉटलैंड के किंग थे। इसी के इर्द गिर्द में कहानी घूमेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्कॉटिश प्लेयर। अब है मैलकॉम, यह डंकन के सन थे, डंकन के बेटे थे, ठीक है। अब है मैकडफ, कॉग्नेट ऑफ डंकन। कॉग्नेट का मतलब होता है ना आत्मीय, मतलब डंकन, जो राजा डंकन था ना, उसका आत्मीय था, उसका करीबी था मैकडफ। इतना क्लियर हो गया। इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो है ना पूरी कहानी आप लोग समझ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। अब चलते हैं सीधे समरी पर। समरी क्या है? देखिए दोस्तों, समरी जो है ना, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एक युद्ध से। ऐसा है कि एक युद्ध चल रहा था स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। और उसमें स्कॉटलैंड का नेतृत्व कर रहे थे मैकबेथ और बैंको। ये कौन थे? थेन ऑफ ग्लेमिस। मैकबेथ और बैंको जो है ना, ग्लेमिस के सेनापति थे, ठीक है। अब ग्लेमिस कहाँ का था? तो कहाँ 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 पे था, मतलब ग्लेमिस जो है ना वो कहाँ पे था? तो वो था कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। अब क्या था कि स्कॉटलैंड के ही कुछ लोग क्या कर रहे थे, तो मदद कर रहे थे किसके? नॉर्वेजियंस की, नॉर्वे के लोगों की। फिर भी इतने मदद के बावजूद स्कॉटलैंड जो है वो जीत गया था, और स्कॉटलैंड को जीत दिलाने का सारा श्रेय जाता था मैकबेथ को और थोड़ा बहुत बैंको को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इससे क्या हुआ कि जैसे ये मैकबेथ के वजह से स्कॉटलैंड जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि स्कॉटलैंड के राजा डंकन की विजय होती है। अब विजय अभियान, जब ये अब विजय हो गई, मतलब ये जीत गए, ठीक है। अब रास्ते में जब ये दोनों लौट रहे थे, कौन? स्कॉटलैंड जीतने के बाद, नॉर्वे और स्कॉटलैंड में जब युद्ध होती है, नॉर्वे हार जाता है, वो अपने घर की ओर चला जाता है, स्कॉटलैंड जीत जाता है, वो अपने घर की ओर आता है। तो स्कॉटलैंड के जो ये दोनों थे, थेन, एक मैकबेथ और एक एक बैंको, तो ये दोनों है ना,
आ रहे थे और युद्ध में जो घटनाएं घटित हुई ना उस पे चर्चा करते हुए आ रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोगों ने जीत दर्ज की। अब आगे क्या होता है ना कि थोड़े दूर जब ये लोग अपने विजय अभियान को कंप्लीट करके अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में ना थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें 3 विचेज़ मिलती हैं। विचेज़ का मतलब होता है जादूगरनी, ठीक है? या कह लें कि चुड़ैल, क्योंकि जादू जानता है तो भई वो तो चुड़ैल ही कहलाएगा ना। 3 जादूगरनियाँ इन्हें मिलती हैं और तीनों जादूगरनियाँ ये भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ तुम भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, ठीक है? और उसके बाद एक भविष्यवाणी और करती है कि बैंको तुम राजा तो नहीं बन पाओगे लेकिन हाँ तुम्हारा पुत्र जो है ना वो ज़रूर राजा बनेगा। अब मैकबेथ और बैंको इस बात को सोचते-सोचते अपने घर की ओर चले आते हैं और वो सोचते हैं भई क्या मज़ाक कर गई ये विचेज़, ये जादूगर नहीं थी, ये तो बेकार में मज़ाक कर रही हैं, ऐसा तो संभव है ही नहीं। ठीक है? इतना स्टोरी समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो राजा डंकन है जो कि स्कॉटलैंड का किंग था, ठीक है? अब ये घोषणा करता है कि यह जो स्कॉटलैंड है ना इसका उत्तराधिकारी मतलब इसके भविष्य का राजा मेरा बड़ा बेटा मैल्कॉम होगा, ठीक है? मेरा बड़ा बेटा मैल्कॉम होगा। अब जैसे ही ये घोषणा होती है ना, तो मैकबीथ को लगता है कि अरे! ये क्या हो गया? ये तो जादूगरनी ने तो कहा था कि मैं राजा बनूँगा, तो फिर ये कैसे संभव हो गया? मतलब जादूगरनियाँ झूठ बोल रही थी, उसकी बात जो है ना अब ये साबित हो गई कि जो ये जो जादूगरनियाँ थी वो मज़ाक कर रही थी, बेकार में परेशान कर रही थी मैकबीथ को। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है ना कि स्कॉटलैंड के जो राजा डंकन हैं, वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि ठीक है चूँकि मैकबीथ ने जीत दर्ज कराई है, ठीक है? हमारे राज्य में हमारे देश को जीत दिलाई है, तो हम ये घोषणा करते हैं कि हम 1 रात के लिए मैकबीथ के घर जाके रहेंगे और फिर उसके बाद उसके घर भोजन करेंगे और अगली सुबह हम घर को आएँगे। इतना क्लियर हो गया? अब क्या होता है ना कि अब जैसे ही डंकन मैकबीथ के घर आता है, मैकबीथ के महल में आता है, तो मैकबेथ उसका स्वागत जो है स्वागत-सत्कार करता है। खुश होता है वो कि भई राजा हमारे घर पधारे हैं। अब आगे क्या होता है कि रात को जब सभी सोने को चले जाते हैं ना, तो अब मैकबेथ है ना, अब यहाँ पर एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की मतलब मैकबेथ के पत्नी की। अब मैकबेथ रास्ते में घटित हुई घटना को अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है कि देखो 3 जादूगरनियाँ मिली थी और ये जो जादूगरनियाँ थी ना, इन्होंने भविष्यवाणी की कि मैं भविष्य का राजा हूँ स्कॉटलैंड का। अब लेडी मैकबीथ जो है ना, ये थोड़ी कुटिल स्वभाव की थी, मतलब ये एकदम ग्रीडी टाइप की थी और ये है ना अपने आप को स्कॉटलैंड की रानी बनते हुए देखना चाहती थी। तो अब जैसे ही ये जो भविष्यवाणी के बारे में इसने सुना ना, तो इसको ये बात अच्छी लग गई, ठीक है? इसको ये बात रास आ गई। तो इसने है ना, सोचा कि क्यों ना इस राजा डंकन को मरवा दिया जाए। इतना क्लियर हो गया? अब राजा डंकन को मरवा दिया जाए तो अब मारा कैसे जाए? तो अब लेडी मैकबीथ है ना बहुत सारे हथकंडे अपनाने लगी। हथकंडे अपनाते हुए वो क्या करने लगी अपने पति मैकबीथ को ललकारने लगी, बोलने लगी तुम्हारे अंदर नामर्दगी है, तुम नामर्द हो, तुम चूड़ियाँ पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तुमसे एक राजा नहीं मारा जा रहा है जो तुम्हारे घर में मौजूद है। मतलब तरह-तरह से है ना उसको उकसाने का काम करने लगी। किसको? मैकबीथ को, ताकि ये उकसा करके जा करके क्या करे, किसी तरह डंकन को मार दे, राजा डंकन को मार दे और फिर किसी तरह स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठ जाए। तो अलग-अलग हथकंडे लेडी मैकबेथ अपनाने लगी, ठीक है? और अंतिम में यही हुआ कि लेडी मैकबेथ की बात सच हुई। लेडी मैकबेथ और जो ये थैन ऑफ ग्लेमिस था या थैन ऑफ कैडर था, ये जो है ना, क्या कहते हैं कि इन दोनों ने मिलके राजा डंकन की हत्या रात में कर दी। अब राजा डंकन की हत्या जब इन्होंने कर दी, तो इसके बाद सोचा कि इसका क्या किया जाए, ठीक है? तो अब जब ये दोनों हत्या कर रहे थे ना, तो उससे पहले लेडी मैकबेथ ने क्या किया था कि डंकन के जो दरबारी थे, डंकन की जो रक्षा कर रहे थे रात में मैकबेथ के महल में, उसको नशे उसमें है ना, उसके भोजन में नशा मिला दिया था लेडी मैकबेथ ने। अब लेडी मैकबेथ के नशा वाले भोजन को खा कर के दरबारी क्या हुए थे, नशे में चले गए थे। अब उनके नशे में जाने के बाद मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मिल करके राजा डंकन की हत्या की और हत्या करने के बाद जिस अस्त्र से उसने हत्या की थी, उस अस्त्र को उन दरबारियों के हाथ में थमा दिया, ठीक है? अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद ये जो राजा का आत्मीय था मैकडफ आता है अंदर, जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि राजा डंकन की हत्या हो गई है। अब राजा डंकन की हत्या हो गई तो वो शोर-शराबा करता है, हल्ला-गुल्ला करता है कि भई ये हत्या कैसे हो गई, कैसे हो गई? अब काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है? अब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब भीड़ इकट्ठी होने के बाद क्या होता है कि अब उधर से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी आती हैं और वो मैकबेथ क्या करता है ना कि अपना तलवार उठाता है और उठा करके वो जो 2 दरबारी थे, 2-3 दरबारी, उसकी हत्या कर देता है।
अब जो वहां पर जो लोगों की भीड़ थी ना, वो पूछती है कि भाई तुमने इसे क्यों मारा? तो वो कहता है कि भाई इसने चूंकि राजा का कत्ल किया है, इसीलिए मैंने इसको मार दिया, इन दोनों को मार दिया। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, वास्तव में ये दोनों अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को, अपने द्वारा जो ये इन्होंने जो गलत कार्य किए थे ना, उसको छिपाने के लिए उन दोनों दरबारियों को मार दिया था, दोनों तीनों दरबारियों को, ताकि ये जो दो तीन दरबारी है ना, ये आगे सबको बता ना सके कि हाँ, इसी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने राजा की हत्या की है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब मैकडफ जो है ना, पूरा हल्ला हो हल्ला शराबा हो जाता है, लेकिन मैकडफ को थोड़ा बहुत शक हो जाता है मैकबीथ पे कि हाँ, इसी मैकबीथ और लेडी मैकबीथ जो है ना, लेडी मैकबीथ ने मिलकर हमारे राजा डंकन की हत्या की है। अब आगे इतनी घटना तो आप समझ गए, अभी तो मैकडफ कंफ्यूजन में है कि हत्या की है या नहीं की है, इतना स्टोरी तो आप समझ गए। अब आगे क्या होता है ना कि अब जैसे ही ये बात धीरे-धीरे फैलती है पूरे स्कॉटलैंड के अंदर, अब ये बात चूँकि अब किसी के अब मैल्कम को भी ये बात पता चलती है, क्योंकि मैल्कम जो है डंकन का पुत्र था, और एक मैल्कम के अलावा एक और पुत्र था जिस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना? मतलब डंकन के, राजा डंकन के 2 बेटे थे, एक मैल्कम, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो दोनों, मैल्कम एक बेटा था और एक जो दूसरा था, वो दोनों है ना इस स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। राजा डंकन की हत्या के बाद मैल्कम और उसका जो छोटा भाई था ना, जो कि राजा डंकन का पुत्र था, दोनों स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति हमारे पिताजी की हत्या कर सकता है, उसका अगला टारगेट हम ही दोनों होंगे, और इस वजह से ये दोनों 1, 2, 3 अपना रास्ता नाप देता है और चले जाता है कहाँ? इंग्लैंड। इतना क्लियर हो गया? अब आगे क्या होता है कि अब चूँकि ये दोनों भाग गए हैं ना, अब मैकबीथ को इससे थोड़ी मदद मिल जाती है। अब कि उसे मैकबीथ को क्या मदद मिलती है? मैकबेथ अब पूरा हल्ला कर देता है कि इसी दोनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिता की हत्या की है, ताकि गद्दी को हथिया सके। अब चूंकि मैल्कम भी नहीं रहा और उसका जो छोटा भाई है वो भी नहीं रहा, क्योंकि दोनों भाग गए हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में अब ना मैल्कम है, ना उसका बड़ा भाई है, ना उसका छोटा भाई है, ना राजा डंकन रहे, तो अब स्कॉटलैंड का राजा बनेगा कौन? ठीक है, अब चूंकि मैकबीथ थेन ऑफ ग्लैमिस था, बाद में राजा ने क्या किया था ना कि इसको थैन ऑफ कैडर भी बना दिया था, ठीक है? थैन का मतलब समझ लीजिए सेनापति, ठीक है? और ये जो थैन ऑफ कैडर बने थे ना, यह भी एक भविष्यवाणी थी, किसकी? तो उन तीनों विचेज ने 3 भविष्यवाणियाँ की थी। पहला कि मैकबेथ तुम राजा बनोगे, और दूसरा तुम्हारे जाने के तुरंत बाद तुमको थैन ऑफ कैडर घोषित किया जाएगा, और तीसरा बैंको तुम तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारे जो बेटे होंगे वो राजा बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि थैन ऑफ कैडर भी घोषित किया जा चुका था, किसको? तो मैकबीथ को। अब कब किया गया था? इसी रात में, जो जब ये राजा डंकन रुकने वाले थे, उसी से थोड़े समय पहले, मतलब रात में इनके यहाँ रुकने से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि ठीक है, मैकबीथ ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो इसे थैन ऑफ कैडर भी घोषित किया जाए। तो अब क्या है कि थैन ऑफ कैडर भी था, थैन ऑफ ग्लेमिस भी था, और ना राजा डंकन रहे अब, ना मैल्कॉम था, ना उसका पुत्र ना ही उसका छोटा भाई बचा था, तो अब अनुपस्थिति में राजा बनेगा कौन? तो अंतिम में क्या हुआ कि ये जो मैकबीथ है, इसको स्कॉटलैंड का क्राउन पहनाया गया, स्कॉटलैंड की राजगद्दी सौंपी गई। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब राजा बन जाता है मैकबीथ, मतलब जादूगरनियों की पहली बात सच हो जाती है कि राजा बनेगा मैकबीथ, इतना क्लियर। अब आगे बैंकों को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था इस बात से कि हो ना हो, ये जो मैकबीथ है ना, इसी ने राजा डंकन की हत्या करवाई है। लेकिन उसको इस बात से कोई लेना-देना नहीं था, बैंकों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं था कि हत्या किसी ने भी करवाई हो। उसको केवल इस बात से लेना-देना था कि आखिर जो जादूगरनियाँ हैं, जादूगरनी की 2 जादू तो 2 जो भविष्यवाणी थी वो तो सत्य हो गई। अब तीसरी भविष्यवाणी कब सत्य होगी कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैकबीथ का एक काँटा तो हट गया, मैकबीथ अब राजा बन चुका है। अब मैकबीथ को भी पता था कि बैंकों के लिए ये भविष्यवाणी हुई है कि बैंकों का बेटा जो है ना, क्या बनेगा? राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। अब मैकबीथ को ये डर सताने लगा कि कहीं मुझसे ये सत्ता जो है ना, हथिया न ले, मतलब बैंकों का पुत्र सत्ता हथिया न ले। अब बैंकों क्या करता है कि सॉरी, बैंकों कहता हूँ मैं। अब मैकबीथ क्या करता है कि एक फंक्शन एराइज़ करता है। कहते हैं कि एक वो फंक्शन रखता है राजा बनने के बाद, और उसमें बहुत से लोगों को आमंत्रित करता है, ठीक है? आमंत्रित करने के बाद वो क्या करता है कि अपने उस फंक्शन में बैंको और उसके पुत्र को भी आमंत्रित करता है, बैंको और उसके पुत्र को भी इनवाइट करता है, और अपने तरफ से 2 गुंडे वो हायर करता है, 2 या 3 शायद, 3 मर्डरर शायद हायर करता है, ठीक है?
अब जितना भी हो, कंफर्म नहीं हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन हाँ मर्डरर्स हायर करता है और कहता है कि ठीक है, फंक्शन में पहुंचने से पहले तुमको क्या करना है कि बैंको और उसके पुत्र को मार देना है, ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं आजीवन इस गद्दी पर बैठा रहूं। अब क्या होता है कि वो मर्डरर्स जाते हैं रास्ते में हत्या करने को, किसकी? तो बैंको और उसके पुत्र की। अब होता क्या है कि बैंको की हत्या तो वो कर देते हैं, लेकिन बैंको की पुत्र की हत्या वो नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है, राजा मैकबेथ को पता चलती है, तो अब मैकबेथ थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैकबेथ को अब समझ में नहीं आता कि जिसको मारना था तो उसको तो मारा ही नहीं गया, उसके बदले बैंको को ही मार दिया गया। मारना तो था बैंको के पुत्र को, लेकिन अब वो तो हो नहीं पाया। अब वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब क्या होता है ना कि उस फंक्शन के अंदर बैंको का भूत जो है ना मैकबेथ को दिखने लगता है। अब बेचारा मैकबेथ करे तो करे क्या? अब मैकबेथ को अब भूत दिख रहा है, सब किसी को नहीं दिख रहा है, मैकबेथ को बैंको का भूत दिख रहा है। अब वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगता है फंक्शन के अंदर। अब चूँकि वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगता है, वो कहता है, चिल्लाता-चीखता है कि भई मुझे यहाँ-यहाँ बैंको है, यहाँ बैंको है, यहाँ बैंको है। अब वो कन्फ्यूजन में, अब सारे लोग को शक हो जाता है कि हो ना हो इसी ने बैंको को मरवाया है। लेकिन अब फंक्शन में जो है ना लेडी मैकबेथ इस बात को सँभालती है और बीच में ही फंक्शन को बंद कर देती है, बोलती है कि अब ये फंक्शन आज नहीं होगा, जो राजा है ना उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। अब बेचारा मैकबेथ अब फंक्शन भी खत्म, अब बेचारा मैकबेथ सोच में पड़ जाता है कि अब करे तो करे क्या? क्या किया जाए? तो अब आगे क्या होता है ना कि मैकबेथ जो है वो फिर से उन तीनों जादूगरनियों के पास जाता है, उन तीनों चुड़ैलों के पास जाता है और बोलता है कि देखिए, हम तो बैंको के पुत्र को मरवा नहीं पाए, अब बताइए कि क्या मेरी मौत किसी कारणवश हो जाएगी? क्या बैंको का पुत्र मुझे मार पाएगा? ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब अब समस्या हो गई। अब मैकबेथ के लिए 3 पिशाच जो है ना, वो दिखाई देते हैं। कौन दिखाती है? तो वो तीनों जादूगरनियाँ, वो तीनों चुड़ैलें 3 पिशाच दिखाती हैं। जिसमें से पहला पिशाच उसको कहता है कि भई देखो, मैकडफ जो है ना, तुमको इससे सतर्क रहना है। मैकडफ जो है, तुमको इससे सतर्क रहना है। दूसरा कि कोई भी सामान्य नागरिक जो कि अपने माँ के कोख से या माँ के गर्भ से सामान्य तौर पर जन्म लिया हो, वो तुम्हें मार नहीं सकता और तुम तभी मरोगे जब तुम्हारे आस-पास के जंगल तुम्हारे घर के तुम्हारे किले के अंदर आ जाएँगे, तभी तुम्हें कोई मार सकता है या तुम्हारे आस-पास के जंगल ही तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। ब्रैंडम के जंगल तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। अब थोड़ी बहुत जो है ना जान आती है, किसके अंदर? तो किसके अंदर आती है भई? तो आती है मैकबेथ के अंदर। अब तो लगता है कि भई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जंगल उठ के आके मेरी हत्या कर दे या ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कि सामान्य माँ के कोख से ना निकला हो। अब उसके जान में जान आ जाती है। लेकिन उसको एक कन्फ्यूज़न, एक समस्या सता रही होती है, वो सता रही होती है मैकडफ के बारे में, क्योंकि पहली भविष्यवाणी हुई थी कि तुमको मैकडफ से बच के रहना है, ठीक है? अब यहाँ क्या होता है ना कि दूसरी तरफ बैंको की हत्या के बाद मैकडफ को पूरा शक हो जाता है, चूँकि पहली बार जब राजा डंकन की हत्या होती है तो मैकडफ शक में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि हाँ, मैकबेथ ने मारा है। अब जब बैंको की हत्या करवा दी जाती है और बैंको का भूत सॉरी मैकबेथ को दिखता है ना, तो मैकडफ को पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भई, हाँ, इसी मैकबेथ ने राजा डंकन और बैंको की हत्या करवाई है। अब मैकडफ क्या करता है, इंग्लैंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मैलकॉम के पास, जो कि राजा डंकन का पुत्र होता है और ये मैलकॉम अपने स्कॉटलैंड को छोड़कर कहाँ भाग के जाता है? इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में इंग्लैंड के राजा के साथ मिलकर एक सेना तैयार करता है ताकि वो मैकबेथ के जो साम्राज्य है या मैकबेथ पर चढ़ाई कर सके और मैकबेथ को हराकर पहले से फिर से स्कॉटलैंड की गद्दी हथिया सके। अब मैकडफ भी क्या करता है, पहुँच जाता है मैलकॉम का साथ देने के लिए। इतना क्लियर? अब चूँकि भविष्यवाणी हुई थी कि भई मैकडफ से तुमको सतर्क रहना। अब राजा के दिमाग में, राजा मैकबेथ के दिमाग में यही चलने लगा कि भई अब मैकडफ को कैसे खत्म किया जाए। अब फिर वो गुंडे हायर करता है, फिर वो मर्डरर को हायर करता है, बोलता है कि जाओ भाई तुम मैकडफ और उसकी फैमिली को मार दो। अब चूँकि अब वो मर्डरर्स जाते हैं हत्या करने को, अब चूँकि मैकडफ तो है नहीं, मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है मैलकॉम की सहायता करने के लिए, ताकि मैलकॉम आकर के मैकबेथ पर चढ़ाई कर सके। इतना क्लियर? अब मैकडफ है नहीं, तो मैकडफ की एब्सेंसी में क्या करता है ना, वो जो मर्डरर्स क्या करते हैं कि मैकडफ की वाइफ, मैकडफ के पूरे फैमिली को मार देते हैं। अब जैसे ही मैकडफ की पूरी फैमिली मारी जाती है ना और मैकडफ को ये सूचना मिलती है, तो मैकडफ को पूरा 100% यकीन हो जाता है कि जो मैकबेथ जो राजा है ना, उसी ने राजा डंकन को मारा है, उसी ने बैंको को मारा है, उसी ने मेरे फैमिली को भी मारा है। अब वो निश्चय करता है कि अरे नहीं भई, अब तो ये जो लड़ाई है ना, वो सामूहिक नहीं रही, अब ये मेरी पर्सनल लड़ाई हो गई है क्योंकि इसने मेरे
पूरे फैमिली को मार दिया है, अब तो मैं इससे बदला लेकर के ही रहूँगा। अब मैकडॉफ और मैल्कम और फिर इंग्लैंड का जो राजा है, तीनों मिलकर एक बड़ी-सी सेना तैयार करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? तीनों मिलकर एक बड़ी-सी सेना तैयार करते हैं और चले आते हैं किधर की ओर? युद्ध की ओर, ठीक है? युद्ध मतलब युद्ध के लिए आगे आ जाते हैं। धीरे-धीरे ये सेना तैयार होती है, वहीं दूसरी ओर क्या होता है ना, एक घटना और घटित होती है। घटना ये घटित होती है कि जो लेडी मैकबीथ होती है ना, वो पागल हो जाती है, उनको नींद में चलने की बीमारी होती है। बेसिकली वो नींद में बड़बड़ाती रहती है कि भई मतलब उसको लगता है, मतलब वो लेडी मैकबीथ को लगता है उसके जो हाथ है ना, वो खून से सने हुए हैं। किसके खून से? राजा डंकन के हाथ से। राजा डंकन के खून से लेडी मैकबीथ के हाथ सने हुए हैं। लेडी मैकबीथ को ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है? क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि ये मैकबीथ थोड़ी पागल हो जाती है, लेडी मैकबीथ, और इसको शायद पश्चाताप होने लगता है कि इसने राजा डंकन की हत्या करके गलती कर दी, और ये पश्चाताप की वजह से ये पश्चाताप कर मतलब क्या होता है ना कि ये अपनी गलती को सुधार नहीं सकती है ना, इस वजह से शायद ये पागल हो जाती है, ठीक है? और ये कुछ भी कुछ से कुछ बोलती रहती है, और धीरे कुछ समय के बाद क्या होता है ना कि जब ये युद्ध स्टार्ट होने वाला रहता है, किसका? मैल्कॉम, मैकडफ और मैकबीथ का जब युद्ध स्टार्ट होने वाला रहता है ना, युद्ध के स्टार्ट होने से थोड़े समय पहले क्या होता है ना कि लेडी मैकबीथ की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो ड्रामा है ना, ये जो ट्रेजेडी है ना, इसमें नहीं बताया गया है कि लेडी मैकबीथ की मृत्यु कैसे होती है, लेकिन मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, मैं अपने प्रेडिक्शन से कह सकता हूँ कि संभवतः लेडी मैकबीथ ने आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि ये पागल सी हो गई थी। इसको हरदम ऐसा लगता था कि इसके हाथ जो है ना खून से सने हुए हैं। किसके खून से? तो राजा डंकन के खून से। अब चूँकि लेडी मैकबीथ मर जाती हैं, और मैकबीथ जो कि राजा रहता है ना, वो भी थोड़ा अहंकारी, दंभी टाइप का हो जाता है। उसको तो लगता है मुझे अब कोई मार ही नहीं सकेगा, क्योंकि ब्रैंडम का जंगल तो आ ही नहीं सकता, और कोई व्यक्ति सामान्य ऐसा है ही नहीं जो माँ के कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में हुआ ही नहीं है जो सामान्य रूप से माँ के कोख से जन्म ना लिया हो। अब ये थोड़ा दंभी हो जाता है, थोड़ा अहंकारी हो जाता है। अब आगे क्या होता है ना कि थोड़ा-सा, अब लेडी मैकबीथ जब डेथ कर जाती है ना, तो थोड़ा-सा मैकबीथ को सदमा लगता है, क्योंकि लेडी मैकबीथ ही जो है ना, मैकबीथ को मेंटली सपोर्ट करती थी। अब इनको मेंटली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रह जाता है। अब मैकबीथ जो है थोड़ा-सा उदास हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है ना, दूसरी ओर मैकडफ, मैल्कॉम ये सभी मिल कर के कहाँ पर योजना बनाते हैं, क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड में मैकबेथ के किले पर हमला करने की। अब मैकबेथ के किले पर हमला करने की योजना तो ये लोग बना लेते हैं, उसी के साथ ये लोग ये योजना भी बनाते हैं कि जितने भी सैनिक हैं ना, वो ब्रेंडम के जंगल, या कह लें कि किले के आस-पास के जंगल के पेड़ और टहनियों को काट लेंगे, ठीक है? और आगे बढ़ेंगे, ताकि इससे जो है ना मैकबेथ को पता ना चले कि एग्ज़ैक्ट सैनिकों की संख्या कितनी है, और जब उसे सैनिकों की संख्या का पता ना चल पाएगा, तो फिर वो युद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैकडफ, मैल्कम ये सभी मिलके अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि तुम लोगों को ब्रेंडम आस-पास के जंगलों को क्या करना ना, तोड़ के लिए चलना है, और उससे आगे-आगे जंगल चलेगा, पीछे-पीछे तुम लोगों को चलना है, ताकि मैकबेथ को एग्ज़ैक्ट अंदाज़ा ना हो सके कि आखिर कितने सैनिकों की संख्या है, ताकि वो अंधेरे में युद्ध करे और अंत में युद्ध हार जाए, और ऐसा होता भी है, ठीक है? मैकबेथ युद्ध में हार जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि अब युद्ध में हार जाता है, अब मैकबेथ को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन मैकबेथ कहता है कि भई देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि मुझे तो तुम लोग मार नहीं सकोगे, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया है कि मुझे कोई सामान्य व्यक्ति जो कि माँ के सामान्य गर्भ से जन्म लिया हो, वो नहीं मार सकता है मुझे। तो आगे क्या होता है ना, मैकबेथ की इस बात को सुनकर मैकडफ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ही तुम्हें मारूंगा, क्योंकि मैं अपने माँ के कोख से, मैं अपने माँ के गर्भ से सामान्य रूप से जन्म नहीं लिया हूँ। मुझे तो माँ के पेट को फाड़ कर निकाला गया था, मतलब उस समय में शल्य क्रिया होती थी, मतलब शल्य क्रिया के माध्यम से मुझे निकाला गया था ऑपरेशन के थ्रू, इसलिए मैं तो तुम्हें मारूंगा, मैं ही तुम्हें मारूंगा। अंत में यही होता है कि मैकडफ जो है मैकबेथ की हत्या कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि मैल्कम जो है अगला राजा बनता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? स्कॉटलैंड का राजा अगला राजा कौन बनता है? तो मैल्कम बनता है। इतना क्लियर? अब देखिए, ये स्टोरी थी, ये ट्रेजेडी थी। इस ट्रेजेडी में ओवरऑल आप यही देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना, सत्ता लालच में कोई भी इंसान कितनी भी हद तक गिर सकता है। सत्ता लोभ, कुर्सी का लोभ बहुत खराब होता है। इस पूरे ट्रेजेडी में यही बताया गया है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सत्ता के लालच में मैकबेथ ने अपनी ज़िंदगी खुद ही झंड कर ली। मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह कर लिया, खुद ही बर्बाद कर ली इसने अपनी ज़िंदगी। तो इतना क्लियर हो गया? ये थी स्टोरी, ये था ड्रामा, ये थी ट्रेजेडी। इतना क्लियर? ये ब्लॉक 1 क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। मैं देखिए दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ
क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर उतना ही बताना है जिससे कि आपके एग्जामिनेशन निकल जाए। अब आपसे समरी पूछा जाएगा तो क्या आप लोग इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं? एज आई थिंक you all will be now you all will be able to write the summary of this tragedy। इतना क्लियर? अब आगे देखते हैं अगला ब्लॉक कौन सा है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब मैं कल मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो सीरीज में करवा दूंगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लॉक 2 फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड विच वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी। मतलब ये थॉमस हार्डी एक अच्छे नोवेलिस्ट हुए थे, ठीक है, उन्होंने ही इस नोवेल को लिखा था। ब्रिटिश लिटरेचर का यह एक अमूल्य और अनूठा सा उदाहरण जो है, ठीक है। और ये जो है ना फोर्थ नोवेल था, मतलब थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई ये चौथी नोवेल थी, फोर्थ नोवेल थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और ये फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस ऑफ नोवेल, मतलब थॉमस हार्डी ने जितने नोवेल्स लिखे थे ना, उसमें सबसे पहली सफलता इनको मतलब उनको इसी नोवेल में मिली थी। बहुत प्रसिद्धि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नोवेल से थॉमस हार्डी को मिली थी। अब इट वाज अ मंथली सीरियल इन कॉर्नहिल मैगजीन। ऐसा है कि ये जो नॉवेल था ना, इसको मंथली पब्लिश किया जा रहा था, मतलब एक ही बार में पूरा का पूरा नॉवेल पब्लिश नहीं किया गया था। कॉर्नहिल मैगजीन में इसको एपिसोडिक नेचर में पब्लिश किया जा रहा था। ऐसा कह सकते हैं ना कि ये वाला जो नॉवेल था ना, इसको हम लोग पिकारेस्कू के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ऐसे नॉवेल जो कि एपिसोड में आते हैं, लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इस ये जो है ना नॉवेल थे, नॉवेल के अंतर्गत आता है। नैरेटिव प्लेस, यह जो नॉवेल है ना, यह इंग्लैंड में लिखा गया है, ठीक है, इंग्लैंड में इसको बनाया गया। इसमें कुछ प्लेस हैं जैसे वेदरबरी, बडमाउथ, ऐसे ऐसे जगह के नाम है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिलहाल चलते हैं आगे। अब ये तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये देख लिए आप लोग। अब है ब्लॉक 2 फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इसमें अब कैरेक्टर्स की लिस्ट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहानी को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है गैब्रियल ओक नाम से। एक्चुअली गैब्रियल ओक वाज नोवेल्स हीरो, अ फार्मर एंड अ शेफर्ड। देखिए गैब्रियल ओक जो है ना, यह प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी जस्ट ब्लॉक 1 में बताया, BEGC 134 में भी बताया था। तो प्रोटागोनिस्ट का मतलब है कि मेन हीरो है इस कहानी का, इस नॉवेल का, इस फिक्शन का। और यह एक फार्मर है। ए शेफर्ड, यह एक गडेरिया भी है। गडेरिया जानते हैं किसको कहते हैं? जो भेड़ों का पालन पोषण करते हैं ना, उसे ही हम गडेरिया कहते हैं, ठीक है। तो अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे है बाथशेबा एवर्डीन। तो देख लीजिए, यह जो है ना ब्यूटीफुल यंग वुमन थी एट द सेंटर ऑफ द नोवेल। मतलब यह जो है ना दूसरी मुख्य किरदार है, मतलब हम कह सकते हैं कि नोवेल सेकेंड प्रोटागोनिस्ट, क्योंकि इन्हीं दोनों के लव स्टोरी के इर्द गिर्द ये वाला नोवेल चलता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब है दूसरा फ्रांसिस ट्रॉय। यह एक सर्जेंट था, एक सोल्जर था, और यह नोवेल का एंटागोनिस्ट है। मतलब यह जो है ना विरोधी है नोवेल में, ठीक है। एंटागोनिस्ट तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, जो कि अपोजिट होता है, अपोजिट टू प्रोटागोनिस्ट। तो ये प्रोटागोनिस्ट के अपोजिट था, ठीक है। मिस्टर बोल्डवुड, यह जो है ना नियर बाय फॉर्म का मालिक था। किस नियर बाय फॉर्म का? तो ये बाथशेबा एवर्डीन का एक फॉर्म था, ठीक है, जहां पर ये कॉर्न का काम करती थी, कॉर्न उपजाती थी, ठीक है। तो इसी के बगल में, इसी बाथशेबा एवर्डीन के बगल में मिस्टर बॉल्डवुड का भी फार्म था, ठीक है। और यह भी एक तरह से समझ लीजिए एंटागोनिस्ट का ही काम करता है पूरे स्टोरी में। अब एक फैनी रॉबिन, यह एक नौकरानी थी, एक कह ले कि ऑर्फन, मतलब अनाथ नौकरानी थी। और ये जो है ना एक सॉरी, ये जो है ना फार्म पे काम करती थी। तो किसके फार्म पे? तो बाथशेबा एवर्डीन के फार्म पे ये काम करती थी फैनी रॉबिन। तो इतने सारे मेन कैरेक्टर्स है, इसके अलावा भी कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि उससे हमारा समय बर्बाद होगा। इसी के अंदर हम इसी कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द में हम पूरी स्टोरी जान लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। सॉरी, हाँ अच्छा, ब्लॉक 3 आ गया। मैं आगे चला गया, आगे नहीं जाना था मेरे को, अभी मुझे यहीं पर समरी बतानी थी। एक्चुअली क्या है, इस समरी की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि गैब्रियल ओक नाम का एक फार्मर होता है, ठीक है, और एक गडेरिया होता है। ये फार्मिंग का काम करता है, काफी मेहनती है, ठीक है। और उसके बाद ये गडेरिया भेड़ है एक तरह से, इसके पास भेड़ है, ठीक है, भेड़ का पालन पोषण करके अपना जीवन यापन करता है। उसी तरह क्या होता है कि यह अच्छे से इसकी जिंदगी चल रही होती है। अचानक से यह एक दिन मार्केट में बाथशेबा एवर्डीन नाम की एक लड़की को देखता है, ठीक है। और ये जो लड़की है बाथशेबा, ये जो है ना आईने में अपने आप को देखकर बहुत प्रफुल्लित हो रही होती है, प्रफुल्लित हो रही होती है और कह रही होती है कि वाह, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अब आगे क्या होता है कि गैब्रियल ओक को है ना ये पसंद आ जाती है, ठीक है। गैब्रियल ओक इसको लाइक करने लगता है। अब धीरे धीरे गैब्रियल ओक इसके आगे पीछे घूमते रहता है। और ये जो गैब्रियल ओक के घर के बगल में ही बाथशेबा एवर्डीन का भी घर होता है।
अब एक दिन होता क्या है कि गैब्रियल ओक जो है ना अपने घर में सोया रहता है और इसके घर में आग जल रही होती है। संभवतः ये हो सकता है खाना-वाना बना रहा होगा, ठीक है? और खाना-वाना बनते समय या फिर कोई किसी कारणवश से इसके घर में आग जल रही होगी, ठंडी-वंडी का मौसम होगा, ठीक है? तो ये अपनी खिड़कियाँ खुले रखना भूल जाता है, ठीक है? अब चूँकि खिड़कियाँ खुली रखेगा तभी तो धुआँ बाहर की ओर जाएगा, लेकिन वो खिड़कियाँ खुली रखना ही भूल जाता है और वो जो धुआँ से ना, वो पूरा का पूरा उसका घर भर जाता है। अब बासिवा ये देख लेती है कि अरे भाई गैब्रियल ओक का घर तो धुएँ-धुएँ से भर गया है। अब क्या किया जाए? तो गैब्रियल ओक के पास वो जाती है और गैब्रियल ओक की जान बचाती है, झटपट से खिड़की खोलती है। बेचारा गैब्रियल ओक तभी उतने होश में रहता नहीं है, ठीक है? अब बासिवा उसकी जान-वान पूरा बचा के वहाँ से चल देती है, निकल लेती है। अब चूँकि गैब्रियल लोग को थोड़ी समय के बाद होश आता है, वो फिट होता है तो उसको पता चलता है कि बासिवा ने उसकी जान बचाई है। अब भागा-भागा वो बासिवा के घर पे जाता है, बासिवा के घर जाता है तो पता चलता है कि बासिवा वहाँ है नहीं, ठीक है? अब बासिवा वहाँ है नहीं तो वो उसकी आंटी से बात करता है, थैंक यू वैंक यू बोलता है कि कह दीजिएगा बासिवा को कि थैंक्स जो कि उसने गैब्रियल लोग की जान बचाई। अब लास्ट में धीरे-धीरे पॉइंट खुलते-खुलते ये पॉइंट आता है कि वो गैब्रियल ओक जो है ना, उसकी आंटी को मतलब बातशेबा की आंटी को कहता है कि आंटी देखिए, मैं बातशेबा को लाइक करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे मेरी मदद करें इसमें। तो उसकी आंटी कहती है देखो भई हमारी जो लड़की है ना बातशेबा उसके लिए तो बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं है, ठीक है? अब तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति को तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति से वो क्यों शादी करेगी? तो बेचारे का दिल टूट जाता है गैब्रियल ओक का, गैब्रियल ओक वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो रास्ता जाता है तो थोड़ी देर के बाद बादशाह एवर्डीन अपने घर आती है तो आंटी बताती है कि देखो भाई गैब्रियल ओक आया हुआ था और तुम जो है ना तुम जाके उससे एक बार मिल लो। अब बादशाह एवर्डीन दौड़ी-दौड़ी जाती है गैब्रियल ओक के पास रास्ते में मिलती है, बोलती है देखो भाई तुमको थैंक यू बोलना था तुमने बोल लिया लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम जैसे गरीब से शादी नहीं करनी है, चूँकि मैं एक सुंदर स्त्री हूँ तो मैं एक सुंदर पुरुष से शादी करूँगी, ठीक है? सॉरी हिचकी आ गई थी। तो मैं एक सुंदर पुरुष से शादी करूँगी। तो अब बेचारा गैब्रियल ओक का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमको जिससे शादी करनी है करो, लेकिन मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करता रहूँगा। आई विल लव यू टिल माय डेथ, आई विल लव यू अंटिल माय डेथ। ठीक है? तो मैं तुमसे मरते दम तक, मेरे मौत तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो वो गैब्रियल ओक वो कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब गैब्रियल ओक अपने काम-धंधे में लग जाता है क्योंकि उसका तो दिल टूट गया होता है। अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है ना कि बाथशेबा एबरडीन भी उस जगह को छोड़कर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि बाथशेबा एबरडीन के एक अंकल होते हैं वेदरबरी में और वेदरबरी में बाथशेबा एबरडीन के अंकल की अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है और बाथशेबा एबरडीन के अंकल वहाँ पर फार्म का काम करते हैं, कॉर्न उगाने का काम करते हैं और उसको बेचकर अच्छे खासे रईस हैं। अब बाथशेबा एबरडीन के जो अंकल हैं ना, वो डेथ कर जाते हैं। तो बाथशेबा एबरडीन के अंकल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसका सारा हिस्सा बाथशेबा एबरडीन को मिल जाता है। अब बादशिवा एवर्डिन उस जगह को छोड़कर चली जाती है और रहने लगती है कहाँ पे? वेदरबरी में जाके। अब वेदरबरी में अपना बादशिवा एवर्डिन जी रही हैं, गैब्रियल ओक अपनी जगह जी रहा है, ठीक है? अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि गैब्रियल ओक रात को उठता है, ठीक है? मतलब कुछ गड़गड़ाहट, कुछ सुगबुगाहट की आवाज़ होती है, तो गैब्रियल ओक अचानक से उठता है और वो ये देखता है कि उसके जो कुत्ते होते हैं ना, वो उनके भेड़ का शिकार कर गए होते हैं। मतलब अब भेड़ खत्म, अब इसके जो आय का स्रोत था, जो इनकम का सोर्स था गैब्रियल ओक का, वो तो खत्म हो गया, वो तो सत्यानाश हो गया। और गैब्रियल ओक पे बहुत सारा कर्जा रहता है। अब बेचारा गैब्रियल ओक करे तो करे क्या? ठीक है? तो अब गैब्रियल ओक करता ये है कि अपने सारे घर, गृहस्थी, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बेचकर वो सारे कर्जे को चुका देता है। ठीक है? अब कर्जे तो वो चुका देता है, लेकिन अब वो हो जाता है गरीब। अब बेचारा करे तो करे क्या? ना भेड़ रहा जीवन यापन के लिए, ना ज़मीन जायदाद, ना घर रहा। अब वो करेगा तो करेगा क्या? अब वो उस जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता है और ये सोचता हुआ निकलता है कि चलो भाई, मैं फार्मिंग को छोड़कर अगर कहीं कोई काम मिल जाएगा तो वो कर लूँगा। अब जब रास्ते में गैब्रियल लोग जा रहा होता है ना, तो वो एक जगह देखता है कि एक फार्म में आग लग गई है, ठीक है? और लोग जो है ना उसको मतलब उस आग पे काबू पाने में सक्षम नहीं है। तो गैब्रियल लोग वहाँ पहुँचता है और बहुत बहादुरी से क्या करता है कि उस आग को बुझाने में, उस आग पे काबू का पाने में वो सक्षम हो जाता है। अब जैसे ही वो सक्षम हो जाता है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अब बेचारा गैब्रियल लोग जो है ना मतलब अब यहाँ की स्टोरी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड हो गया मैं। अब क्या होता है ना कि अब ये जो कि गैब्रियल ओक के काम से है ना, जो फार्म की ओनर होती है ना, वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब फार्म की ओनर काफ़ी खुश हो जाती है, तो फार्म की जो ओनर है, वो गैब्रियल ओक को कहती है कि ठीक है भई, तुम अगर कुछ चाहते हो तो वो बता दो खुशी-खुशी, ठीक है? अब चूँकि गैब्रियल लोग को काम की आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्टली बोलता है कि देखो भई
मैं इतना गरीब हो गया हूँ, मेरे साथ ये समस्याएँ हो गई है, तुम मुझे काम पे रख लो। अब क्या होता है ना कि वो जो फार्म की ओनर होती है ना, वो गैब्रियल ओक को काम पे रख लेती है। अब कैसे रखती है, क्यों रखती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वो जो फार्म की ओनर होती है ना, वो यही बाथशेबा एबरडीन होती है। मतलब अब गैब्रियल ओक पहुँच गया कहाँ, वेदरबरी नाम की जगह पर, जहाँ पर बाथशेबा एबरडीन का फार्म है, जो कि किससे प्राप्त हुआ है, बाथशेबा एबरडीन को उसके अंकल से। अब चूंकि गैब्रियल ओक को बाथशेबा एबरडीन पहले से जानती है, तो बाथशेबा एबरडीन उसे बिना कुछ सवाल किए हुए उसे क्या करती है, अपने काम पर रख लेती है। अब इतना क्लियर हो गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही गैब्रियल ओक वहाँ काम पकड़ता है, तो धीरे-धीरे उसकी जो है ना मुलाकात वहाँ के और जो नौकर-चाकर होते हैं उनसे होती है। अब उसी में से कुछ लोग एक न्यूज़ के बारे में गैब्रियल ओक को बताते हैं। गैब्रियल ओक को बताते हैं कि देखो भई, यहाँ पर एक फैनी रॉबिन नाम की एक मेड सर्वेंट, एक औरत काम करती थी, एक औरत नौकरानी काम करती थी, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ से भाग गई है और संभवतः वो एक अपने लवर के साथ भागी है। इतना क्लियर है? अब आगे क्या होता है कि इत्तेफाक से गैब्रियल ओक एक दिन मार्केट जाता है, कॉर्न मार्केट, और कॉर्न मार्केट के आसपास उसको है ना फैनी रॉबिन नाम की वो कैरेक्टर दिख जाती है, वो मेड सर्वेंट दिख जाती है। तो फैनी रॉबिन को देखते ही अब गैब्रियल ओक उससे बातें करता है। तो फैनी रॉबिन से वो पूछता है, भाई तुम यहाँ क्यों मतलब भाग गए? तो फैनी रॉबिन कहती है कि देखो भाई, मैं एक सिपाही से प्रेम करती थी, और उसी से शादी करने के लिए मैं यहाँ से भागी हूँ, मुझे पैसे की कमी है, तुम थोड़ी बहुत मदद कर दो। अब क्या होता है कि गैब्रियल ओक के पास थोड़े बहुत पैसे बचे रहते हैं ना, तो वो गैब्रियल ओक उसको दे देता है, बोलता है जाओ भाई, तुम अपना देख लो, अब आगे तुमको जो करना है करो। ठीक है? अब फैनी रॉबिन वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद वो मिलती है कहाँ? किससे? तो वो मिलती है एक सर्जेंट से, फ्रांसिस ट्रॉय, जो कि एक सोल्जर रहता है, एक सैनिक रहता है, और वो फैनी रॉबिन से प्रेम करता है। तो फैनी रॉबिन उसे कहती है कि भाई देखो, अब मैं भाग कर चली आई हूँ, लेकिन अब तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फैनी रॉबिन को वो फ्रांसिस ट्रॉय 1 महीने का समय देता है, बोलता है ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं शादी करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा समय मुझे दो, ठीक है? ये वाली स्टोरी तो समझ गया। अब वहीं दूसरी ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाथशेबा एबरडीन चूँकि बहुत सुंदर रहती है, और ये कॉर्न मार्केट का मतलब एक कॉर्न मार्केट का काम होता है, इसका कॉर्न का काम होता है, कॉर्न का फार्म होता है। अब ये है ना धीरे-धीरे, चूँकि ये तो बादशाह एबरडीन को जो फार्म मिला है वो तो उसके अंकल से मिला है। अब धीरे-धीरे कॉर्न मार्केट में क्या करती है, बादशाह एबरडीन अपने पैर जमाने लगती है, ठीक है? अब सभी लोग हतप्रभ रहते हैं कि भई ये एक लड़की होकर के इतना अच्छा कॉर्न मार्केट में अपना काम चला रही है, और सभी लोग है ना इसके प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं। मतलब बादशाह एबरडीन इतनी सुंदर होती है ना कि सब इसको देख कर के अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके प्रति। लेकिन उसी में से एक काफ़ी मतलब कह लें कि काफ़ी जटिल टाइप का, या कह लें कि काफ़ी अ, अधेड़ टाइप का, और काफ़ी मतलब नीरस टाइप का एक व्यक्ति रहता है, जिसका नाम मिस्टर बोल्डवुड होता है। मिस्टर बोल्डवुड जो है ना, बाथ-सिवा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब मिस्टर बोल्डवुड थोड़े गठीले टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनको लड़कियों से उतना लगाव होता नहीं है, ठीक है? तो बाथ-सिवा एबरडीन सोचती है, भाई सब तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये मिस्टर बोल्डवुड मुझे क्यों नहीं देख रहा है? इसके साथ कुछ किया जाए ताकि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मुझे भाव देने लगे। बासिवा एवर्डिन क्या करती है ना, वैलेंटाइन डे के रोज एक एक लेटर लिखती है, उसमें लिख देती है मैरी मी, ठीक है? अब वो लेटर जो है ना, वो किसी तरह से मिस्टर बोल्डवुड को पहुंचा दिया जाता है। मिस्टर बोल्डवुड वो लेटर देखते हैं, अब तो उसका सिर ही घूम जाता, भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की मुझसे कह सकती है मेरी मी, और उस पे उसका किसी का नाम भी तो नहीं लिखा हुआ रहता। मिस्टर बोल्डवुड इस कंफ्यूजन में भी पड़ जाते हैं, भाई कौन है जो जिसने मुझे मैरी मी का ये लेटर दिया है। अब वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं कहाँ, बात सिवाय एवर्डिन के फार्म पे, जहाँ बहुत से लोग रहते हैं, सब अपने-अपने काम में मगन रहते हैं। बेचारा गैब्रियल खाली-सा बैठा रहता है। तो गैब्रियल को देखते ही मिस्टर बोल्डवुड वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं, "अच्छा बेटा, तुम फ्री बैठे हो? चलो बताओ, ये जो राइटिंग है ना, ये किसकी है?" अब जैसे ही गैब्रियल ओक उस राइटिंग को देखता है, उसके तो भौचक्के खड़े हो जाते हैं, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलता है, "भई, ये तो बाथशेबा की राइटिंग है। सॉरी, बाथशेबा एवर्डीन की राइटिंग है।" ठीक है? अब तो वो एकदम जल भून के राख हो जाता है। वही मैं जब उससे शादी करने को कह रहा था, तो वो तो मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हुई, और ये देखो भई, ये एक बूढ़े के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब बेचारा करे तो करे क्या? अंत में वो बता देता है कि देखो भई मिस्टर बॉलवुड, ये जो राइटिंग है ना, ये किसकी है? तो ये बात-सिवा की है, ठीक है? अब वो बात वहाँ खत्म हो जाती है। अब कुछ समय के बाद कॉर्न मार्केट लगता है, जहाँ पर सब अपने-अपने कॉर्न बेचने को आते हैं।
तो वहां पर मिस्टर बोल्डवुड भी पहुंचता है और बासिबा भी पहुंचती है। अब आगे क्या होता है ना कि बासिबा की एक्टिविटी से मिस्टर बोल्डवुड को एकदम 100% बिलीव हो जाता है कि हाँ, बासिबा ने ही उसे ये लेटर दिया था। ठीक है। अब बासिबा जो है ना, इस बात से खुश हो जाती है कि मिस्टर बोल्डवुड ने क्या किया, तो अब उसको भाव देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है ना, थोड़े समय के बाद बासिबा को इस बात से भी पछतावा होने लगता है कि भाई उसने गलती कर दी, किसी का अट्रैक्शन पाने के लिए उसे इस तरह का बेहुदा मजाक करना नहीं चाहिए था। अब इसी बीच में क्या होता है कि मिस्टर बोल्डवुड जो है ना, बासिबा एवर्डिन के पास शादी मैरिज का प्रपोजल लेकर पहुंच जाते हैं। मिस्टर बोल्डवुड को कहते हैं, सॉरी, बासिबा को कहते हैं कि देखो भाई, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि तुमने मुझे मैरी मी का लेटर दिया था। अब बासिबा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब बासिबा को मिस्टर बोल्डवुड ये कहते हैं, भाई तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझे लेटर दिया क्यों? अब मिस्टर बोल्डवुड तो जिद पे अड़ जाते हैं, बासिबा फंस जाती है बेचारी। अब वो लेटर देकर अपने आप के लिए ही एक तरह से जाल बुन लेने का काम करती है, अपने जाल में खुद ही फंस जाती है। अब बासिबा करे तो करे क्या? तो फिर वो कहती है, अच्छा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है। अब बेचारा ये मिस्टर बोल्डवुड इसी आस में रहता है। अब उसी समय क्या होता है ना कि उसी समय एक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, फ्रांसिस ट्रॉय की। किसके लाइफ में? तो बाथशेबा एवर्डिन के लाइफ में। वही फ्रांसिस ट्रॉय जो कि फैनी रॉबिन का लवर था, वही फ्रांसिस ट्रॉय जो कि सोल्जर था जिसने फैनी रॉबिन से लव किया था, और फैनी रॉबिन जिस फ्रांसिस ट्रॉय से शादी करना चाहती थी। अब फ्रांसिस ट्रॉय की एंट्री किसी तरह से बाथशेबा एवर्डिन के जीवन में हो जाती है। अब बाथशेबा एवर्डिन से मिलते ही फ्रांसिस ट्रॉय बाथशेबा को किस कर लेता है। ठीक है। अब बाथशेबा जो है ना, पहली नजर में फ्रांसिस ट्रॉय से प्यार में पड़ जाती है। अब फ्रांसिस ट्रॉय प्यार में पड़ने के साथ साथ क्या होता है कि अब फ्रांसिस ट्रॉय एक तरह से समझ लीजिए कि आंख का कांटा बन जाता है बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड को पता चल जाता है कि बाथशेबा शादी का वादा मुझसे कर चुकी है, लेकिन वो अब जो है फ्रांसिस ट्रॉय के प्रेम में पड़ चुकी है। अब वो सोचता है कि भाई अब किसी ना किसी तरह मैं तो इस फ्रांसिस ट्रॉय को रास्ते से हटा ही दूंगा। अब बाथशेबा एवर्डिन को ये बात पता चल जाती है कि भाई फ्रांसिस ट्रॉय को ये मतलब कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है मिस्टर बोल्डवुड। अब बेचारी बाथशेबा करे तो करे क्या? बेचारी बाथशेबा रात को निकलती है और चली जाती है फ्रांसिस ट्रॉय के पास, और वो सोचती है कि अब मैं फ्रांसिस ट्रॉय को कुछ समय के लिए रोक लूंगी, वेदरबरी जाने नहीं दूंगी, और वेदरबरी जब वो जाएगा नहीं तो फिर वो मिस्टर बोल्डवुड कुछ कर नहीं पाएगा। अब चूंकि बाथशेबा जो है वो अपने घोड़े पर निकली, फ्रांसिस ट्रॉय से मिली, अब वही दोनों पर शादी, दोनों मिलके वहीं शादी कर लेते हैं। ठीक है। अब दोनों वहाँ शादी कर लेते हैं, इतनी स्टोरी समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है ना कि फ्रांसिस ट्रॉय से बाथशेबा की शादी तो हो जाती है, लेकिन फ्रांसिस ट्रॉय वास्तव में बाथशेबा से कोई प्रेम नहीं करता। बाथशेबा से वास्तव में फ्रांसिस ट्रॉय जो है ना, एक तरह से समझ लीजिए बस पैसे के लिए शादी करता है। मतलब फ्रांसिस ट्रॉय को बाथशेबा से नहीं, बाथशेबा के पैसे से प्रेम होता है। इतना क्लियर हो गया? अब बाथशेबा बेचारी इसमें भी फंस गई है। हालांकि अभी ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ कि फ्रांसिस ट्रॉय को बाथशेबा से मतलब प्रेम नहीं है। ठीक है। अभी अब ये दोनों इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। फ्रांसिस ट्रॉय तो जानता है कि वो बाथशेबा से प्रेम नहीं करता। बात जो फ्रांसिस ट्रॉय होता है ना, ये एक तरह से बिल्कुल ही अल्कोहलिक आदमी होता है, शराब पीता है, घोड़े पे पैसे लगाता है, अपना समय यूं ही गुजार देता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक से एक दिन होता यूं है कि आंधी आने वाली होती है। ठीक है। आंधी आने वाली होती है तो गैब्रियल ओक बाथशेबा एवर्डिन और फ्रांसिस ट्रॉय को बताता है कि देखिए, अगर हम लोगों ने इस फार्म को नहीं बचाया तो बहुत सारी फसलों का नुकसान हो जाएगा और हमें बहुत लॉस हो जाएगा। लेकिन फ्रांसिस ट्रॉय उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है, और वो क्या करता है ना कि वो जो बाकी बचे हुए जितने नौकर थे उसको शराब पिलाकर बेहोश कर देता है, और खुद फ्रांसिस ट्रॉय भी बेहोश हो जाता है। अब गैब्रियल ओक और बाथशेबा सारी रात मिल करके अपने फार्म की सुरक्षा करते हैं, सारी चीजों को समेट कर अच्छे से रख देते हैं। ठीक है। अब ये बात तो यहीं खत्म हो गई। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक दिन कॉर्न मार्केट से लौटते समय बाथशेबा एवर्डिन और फ्रांसिस ट्रॉय को एक लड़की दिख जाती है, और वो लड़की कोई नहीं होती है। माफी चाहता हूँ दोस्तों। वो लड़की फैनी रॉबिन होती है। ठीक है। अब बाथशेबा एवर्डिन को फ्रांसिस ट्रॉय ये कह देते कि तुम जाओ घर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अब फ्रांसिस ट्रॉय जो है ना, चूंकि अब तो इसकी शादी हो जाती है बाथशेबा एवर्डिन से, एक तरह से कह ले कि फ्रांसिस ट्रॉय ने फैनी रॉबिन को धोखा दिया है। अब फ्रांसिस ट्रॉय को थोड़ा बहुत पछतावा होता है कि भाई फैनी रॉबिन को इसने इस तरह दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया है, और फैनी रॉबिन अब प्रेग्नेंट भी हो गई होती है। ठीक है। अब फ्रांसिस ट्रॉय उसकी मदद करना चाहता है, थोड़े से पैसे जो है ना वो कहते हैं कि फ्रांसिस ट्रॉय जो है ना फैनी रॉबिन को दे देता है, बोलता है ठीक है तुम जाओ, एक रूम ले लो, तुम एक रूम में अपना जीवन व्यतीत करो, मैं महीने महीने तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा।
अब फ्रांसिस ट्रॉय भी वहां आ जाता है, फ्रांसिस ट्रॉय घर आ जाता है। अब बाथशेबा कहती है भाई ये लड़की जो थी, ये जो लड़की थी इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, ठीक है। तब फ्रांसिस ट्रॉय उसको बताता है कि देखो भाई यही मेरी पहली प्रेम थी, मैं इसी से प्रेम करता था और मैंने तुमसे शादी की है तुम्हारे पैसे के लिए, तुमसे प्रेम करने के लिए नहीं। अब यहाँ पर सारा कंफ्यूजन क्लियर होता है, फ्रांसिस ट्रॉय सच्चाई बता देता है, बाथशेबा को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये सूचना मिलती है कि फैनी रॉबिन की मृत्यु हो गई है, फैनी रॉबिन की डेथ हो गई है गरीबी भुखमरी की वजह से। अब चूंकि फैनी रॉबिन बाथशेबा एवर्डिन की नौकरानी होती है, घर भागने से वो, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि फैनी रॉबिन तो भाग जाती है ना फार्म से, भाग करके वो फ्रांसिस ट्रॉय के पास जाती है, लेकिन फ्रांसिस ट्रॉय भी उसका साथ नहीं देता। अब चूंकि फैनी रॉबिन नौकरानी रहती है बाथशेबा की, तो बाथशेबा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके लाश को उठाए, लाश को मंगवाए। तो जो बाथशेबा एवर्डिन क्या करती है ना कि एक क्या बोलते हैं उसको, मम्मी बोलते हैं शायद, वो क्रिश्चियन लोगों में चलता है ना, एक डब्बे में मतलब मृत शरीर को डालकर लाया जाता है, ताबूत कहते हैं उसको शायद हिंदी में। तो बाथशेबा एवर्डिन अब उस फैनी रॉबिन की लाश को मंगवाती है। अब जैसे ही वो अब देखती है तो रात के अंधेरे में फैनी रॉबिन को बाथशेबा एवर्डिन देखती है। अब उस वो जो ताबूत है ना, ताबूत में बताया जाता है बाथशेबा एवर्डिन को कि इसमें एक नहीं दो लाशें हैं, एक तो फैनी रॉबिन की, एक उसके बेबी की जो कि उसके गर्भ में पल रहा था, जो कि ये प्रेग्नेंट थी। तो बाथशेबा एवर्डिन को बहुत बुरा लगता है और फ्रांसिस ट्रॉय भी किसी तरह हिम्मत करके उस मरी हुई फैनी रॉबिन को देखता है। और अब फ्रांसिस ट्रॉय को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने पहले प्रेम को इस तरह दर-दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और आज देखो इसकी ये दुर्दशा हो गई। अंत में फ्रांसिस ट्रॉय फैनी रॉबिन को माथे पे किस करता है और उसके बाद ये फैसला करता है कि अब वो जो है ना बाथशेबा एवर्डिन और इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और कहीं जिएगा, मतलब कहीं रहेगा और भविष्य में कभी भी इस शहर में नहीं आएगा। अब फ्रांसिस ट्रॉय है ना निकल जाता है, कहाँ से, बादशाह एवर्डिन के घर से वो चला जाता है कहाँ, बर्डमाउथ नाम की एक जगह पर। अब वहां पर क्या होता है ना कि स्विमिंग करते करते फ्रांसिस ट्रॉय डूब जाता है। जैसे ही वो डूबने वाला होता है ना, उसको अमेरिकन कुछ नाविक लोग उठा के ले जाते हैं। अब नाविक लोग उठा के ले जाते हैं, अब इधर बाथशेबा एवर्डिन परेशान हो जाते हैं कि फ्रांसिस ट्रॉय कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो कुछ लोग आकर के वो सूचना देते हैं कि देखो भाई, बाथशेबा एवर्डिन अब तो फ्रांसिस ट्रॉय नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे समुद्र में डूब करके मरते हुए देखा है। अब बाथशेबा एवर्डिन को इस बात का विश्वास होता ही नहीं है कि भाई फ्रांसिस ट्रॉय मर गया, वो मानने को तैयार है ही नहीं। इतना क्लियर। अब एक यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि एक ट्विस्ट और आता है, और वो ट्विस्ट ये आता है कि मिस्टर बोल्डवुड को अब एक और मौका मिल जाता है बाथशेबा एवर्डिन को प्रपोज करने का। अब मिस्टर बोल्डवुड फिर से बाथशेबा एवर्डिन को प्रपोज करता है, बोलता है देखो भाई अब तो फ्रांसिस ट्रॉय भी नहीं रहा, अब तो तुम हमसे शादी कर लो। बाथशेबा एवर्डिन कहती है भाई देखो मैं तुमसे प्रेम करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस दिन मुझे तुमसे प्रेम हो जाएगा मैं उस दिन तुमसे शादी कर लूंगी। अब बाथशेबा एवर्डिन बहुत दिनों तक फ्रांसिस ट्रॉय का इंतजार करती है, लगभग 6-7 साल तक इंतजार करती है। और इंग्लैंड में एक प्रथा होती है कि अगर 6 साल तक किसी का पति वापस नहीं आता है तो उसे मृत मान लिया जाता है। तो अंत में थक हार कर बाथशेबा भी मान लेती है कि नहीं भाई, हमारा जो पति है, मेरा जो पति है ना फ्रांसिस ट्रॉय, अब वो मर गया है, ठीक है। अब वो थक हार कर मिस्टर बोल्डवुड को कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब मिस्टर बोल्डवुड इसी खुशी में एक ग्रांड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और कहता है कि ठीक है तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो चलो, इस ग्रांड पार्टी में मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा और तुम्हें जो है ना एक रिंग पहनानी होगी मुझे। तो बाथशेबा एवर्डिन रेडी हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे जीने का सहारा चाहिए, फ्रांसिस ट्रॉय भी नहीं रहा। अब इस पार्टी में एक घटना और घटित होती है। घटना ये घटित होती है ना कि गेट पर, पार्टी के बाहर गेट पर फ्रांसिस ट्रॉय किसी तरह दोबारा पहुंच जाता है, सर्कस का एक कह ले कि मालिक बन के, सर्कस का एक तरह से कोऑर्डिनेटर बन के वो पहुंच जाता है। अब सब लोग हाहाकार करते हुए आते हैं कि देखो भाई फ्रांसिस ट्रॉय आ गया है वापस। अब फ्रांसिस ट्रॉय आया ही इसलिए होता है कि वो अपनी पत्नी बाथशेबा एवर्डिन को वापस लेके जाना चाहता है। तो बाथशेबा एवर्डिन को जैसे ही वो वापस लेने के फ्रांसिस ट्रॉय आता है लेने के लिए, तो क्या होता है कि ये मिस्टर बोल्डवुड जो है ना वो कहते हैं कि ठीक है ले जाओ भाई। अब ये क्या हो गया भाई, मिस्टर बोल्डवुड जो कि नहीं चाह रहे थे कि बाथशेबा एवर्डिन फ्रांसिस ट्रॉय के जाए, वो कैसे बदल गया। तो मिस्टर बोल्डवुड कहते हैं ठीक है भाई, भाई तुम जाओ अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन फ्रांसिस ट्रॉय है ना थोड़ी बहुत जबरदस्ती करता है बाथशेबा एवर्डिन के साथ। बाथशेबा एवर्डिन के साथ जबरदस्ती ये करता है कि वो उसके हाथ को पकड़कर खींचता है और कहता है चलो अब अपने घर। मिस्टर बोल्डवुड को ये बात बुरी लग जाती है कि भाई मेरे सामने तुम मेरी मासूका, मेरी प्रेमिका के हाथ को कैसे पकड़ के खींच सकते हो। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और फ्रांसिस ट्रॉय को शूट कर देता है। फ्रांसिस ट्रॉय की मौत वहीं हो जाती है और मिस्टर बोल्डवुड को जेल ले जाया जाता है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फिर भी
बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मिस्टर बोल्डवुड को उम्र कैद की सजा होती है। अब ये तो खत्म हो गया भाई, ना फ्रांसिस ट्रॉय बचा, मिस्टर बोल्डवुड ना मिस्टर बोल्डवुड बचे। अब बाथशेबा एवर्डीन की लास्ट होप बच जाता है, कौन बच जाते हैं, जाती है कौन, वो बच जाता है गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक मिसेज बाथशेबा एवर्डीन की अब लास्ट होप होती है। अब बाथशेबा एवर्डीन जैसे ही गैब्रियल ओक के पास जाती है तो बाथशेबा एवर्डीन को पता चलता है कि अब गैब्रियल भी उसको छोड़कर जा रहा है। वो बहुत कोशिश करती है कि गैब्रियल ओक उसको छोड़कर ना जाए, लेकिन फिर भी गैब्रियल ओक उससे ठंडा व्यवहार करता है, ठंडा बर्ताव करता है और कहता है कि भाई देखो, मुझे जाना होगा, मुझे अब ये जगह और संभवतः इस पूरे देश को छोड़कर ही जाना होगा। अब मैं इस घुटन सी जिंदगी में नहीं रह सकता हूँ। और गैब्रियल ओक वहां से चला जाता है अपने कॉटेज में जहां पर वो रहता था और अपने कपड़े वपड़े पैक करने लगता है। फिर पीछे पीछे बाथशेबा एवर्डीन भी जाती है और बाथशेबा एवर्डीन कहती है कि देखो भाई गैब्रियल ओक, देखो मेरे लास्ट होप तुम ही बचे हो। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब मुझे प्रपोज करोगे और मैं तुमसे कब शादी करूंगी। अब गैब्रियल ओक इस ये सुन के बोलता है क्या कहा तुमने, तो मतलब ये समझ लीजिए कि गैब्रियल ओक पागल हो जाता है, वो पगला सा हो जाता है कि भाई उसका प्यार उसको आज मिल रहा है, ठीक है। अब गैब्रियल ओक जो है बहुत खुश हो जाता है। अंत में यही होता है कि लास्ट में इस नॉवेल के एंडिंग में यही होता है कि गैब्रियल ओक और बाथशेबा की शादी काफी साधारण तरीके से एक चर्च में हो जाती है। इस तरह से इस नॉवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ना कि ये वाला जो नॉवेल है ना, ये एक तरह से रोमांटिक मूड को दर्शाता है, एक तरह से प्रेम को दर्शाता है या लव को दर्शाता है। दिस इज द नॉवेल विच इज बेस्ड ऑन द लव एंड अफेक्शनेशन। तो यह ऐसा नॉवेल है जो कि लव और अफेक्शनेशन पर बेस्ड है, आधारित है। मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है ना कि सच्चे दिल से अगर प्रेम किया जाए ना, तो किसी ना किसी तरह वो प्रेम मिल ही जाता है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वाला क्या है। अगला है ब्लॉक थर्ड। ब्लॉक थर्ड में क्या है भाई, द आर्म्स एंड द मैन। ये एक ड्रामा है, ठीक है, काफी छोटा सा ड्रामा है। इसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने और ये फर्स्ट टाइम 21 अप्रैल 1894 में एवेन्यू थिएटर में प्रदर्शित किया गया था। मतलब एवेन्यू थिएटर नाम की एक जगह थी, वहां पर इसको सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था, इस ड्रामा को, द आर्म्स एंड द मैन। और ये पब्लिश हुआ था 1898 में, ठीक है। और आर्म्स एंड द मैन जो है ना, पहला सक्सेस था किसका, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जितनी पुस्तकें, जितने फिक्शंस लिखे थे, उसमें सबसे पहला सक्सेस उसको इसी वाले ड्रामा के अंदर में मिला था। अब आगे है ब्लॉक थ्री, आर्म्स एंड द मैन की कैरेक्टर लिस्ट। तो कैरेक्टर लिस्ट में रैना पेटकॉफ है जो कि मेन प्रोटागोनिस्ट है इस ड्रामा की और ये हीरोइन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैथरीन पेटकॉफ रैना की माता का नाम है। मेजर पॉल पेटकॉफ, रैना रैना पेटकॉफ के पिता का नाम, रैना पेटकॉफ के पिता का नाम है, सॉरी मैं इसको बोल्ड लेटर में करना भूल गया। ये है सियरजियस सेरनॉफ, इसको सर्जियस सेरनॉफ बोलूंगा मैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये नाम ही ऐसा है ना, क्या ही बताऊं मैं। इसको सियरजियस सेरनॉफ कहें या फिर सर्जियस सेरनॉफ कहें, शायद बात एक ही है। तो ये जो है ना रैना का पियोंसे है, मतलब ये जो रैना पेटकॉफ है ना, जो इस कहानी की मेन हीरोइन है ना, उसका क्या होने वाला पति है, ठीक है। अब आगे है कैप्टन ब्लंचली। ये रैना का लव इंटरेस्ट है, मतलब रैना है ना, इसको क्या करती थी, पसंद करती थी। और स्टोरी के एंड में, ड्रामा के एंड में शादी भी इसी कैप्टन ब्लंचली से ही होती है रैना की। भले ही इसकी सगाई या इसका मंगेतर कोई और हो, लेकिन शादी कैप्टन ब्लंचली से ही होती है। लौका एक गरीब किंतु खूबसूरत नौकरानी होती है रैना पेटकॉफ के घर में। निकोला एक गरीब और बदसूरत नौकर होता है रैना पेटकॉफ के घर में। इतना क्लियर हो गया, सारे कैरेक्टर्स समझ गए आप। अब स्टोरी समझते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि शायद सर्बो बल्गेरियन वॉर चल रहा होता है, सर्बो बल्गेरियन वॉर, ठीक है, या सर्बियन वॉर चल रहा होता है, ठीक है। उसी समय रैना पेटकॉफ, और रैना पेटकॉफ क्या होता है कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो कह लें कि उस वो है ना एक तरह से रोमांटिक कैरेक्टर है, उसको है ना प्यार मोहब्बत ज्यादा पसंद है और वो रात को है ना सितारों को देखना बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो रैना पेटकॉफ देर रात तक सितारों को देखती रहती है। तो इसी तरह स्टोरी स्टार्ट होती है कि रैना पेटकॉफ जो है, काफी रात हो गई है, ठीक है, और रैना पेटकॉफ जो है ना अपने शाम रात में सितारों को देख रही है, सितारों को देख रही है। अब क्या होता है कि काफी समय हो गया होता, काफी रात हो गई होती है, तो उसकी माँ आती है कैथरीन पेटकॉफ,
उसको कहती है कि तुमको मैं कितनी रोज बता चुकी हूँ कि तुम्हें इतनी रात गए नहीं यहाँ पर अपना समय व्यतीत करना चाहिए और समय पर सो जाना चाहिए। तो फिर कैथरीन पेटकॉफ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी? तो रैना पेटकॉफ बताती है कि देखो माँ, मैं जो हूँ ना सितारों को देख रही हूँ और वहाँ पर मैं प्रेम का एहसास कर रही हूँ, ठीक है? अब कैथरीन पेटकॉफ कहती है ठीक है चलो भाई तुम्हारी बातें तुम ही जानो। फिर कैथरीन पेटकॉफ कहती है वैसे मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें पता है हम लोगों ने सर्वो बल्गेरियन वॉर जीत लिया है या सर्बियन वॉर जीत लिया है और पता है इस जीत के हीरो कौन है? तो तुम्हारे जो होने वाले पति है ना सर्जिया सेरनोफ वही इस जीत का हीरो है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि कैथरीन पेटकॉफ वहां से चली जाती है। अब रैना पेटकॉफ जो कि इस कहानी की हीरोइन है वो क्या करती है कि नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। थोड़ा रिवर्स आते हैं। अब रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ की बातें हो गई जिसमें ये बताया गया कि क्या कहते हैं कि सर्जियस सेरेनोफ के नेतृत्व में हम लोगों ने सर्वो वल्गेरियन वॉर या सर्बियन वॉर जीत लिया है, ठीक है? और इस वजह से जो है ना अब दोनों खुश हैं। अब इसी बीच में एंट्री होती है किसकी? लाउका की, जो कि एक सर्वेंट होती है और लाउका कहती है कि देखिए रैना जी देखिए मालकिन एक्चुअली क्या है कि अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है? जगह-जगह गोलीबारी हो रही है और कुछ सैनिक जो है ना हमारे इलाके में घुस आए हैं, विरोधी देश के कुछ सैनिक हमारे इलाके में घुस आए हैं, इसलिए आप खिड़की-विड़की लगा लीजिए, विंडो-विंडो लगा लीजिए ताकि कोई गोली-वोली चले तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा कहते हुए लौका क्या करती है ना रैना पेटकॉफ के घर के जो कमरे के विंडो को लगाने लगती है। तो रैना पेटकॉफ इस पे कहती है कि देखो भई तुम्हें इन सारे विंडोज़ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, तुम चले जाओ, मैं खुद ही ये सारा काम कर लूँगी। अब लौका भी चली जाती है और कैथरीन पेटकॉफ भी अपने रूम में चली जाती है। अब रैना पेटकॉफ ठहरती है थोड़ी-सी रोमांटिक मिजाज की, ठीक है? और कह लें कि वो थोड़ी-सी केयरलेस भी होती है। तो रैना पेटकॉफ अपने होने वाले पति सर्जियस सेरेनॉफ की तस्वीर निकालती है, पोर्ट्रेट निकालती है और उसको देखते हुए कहती है कि ओह सेरेनॉफ तुम तो बहुत साहसी हो, मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है? और वो उससे बातें करते-करते एकदम बेधड़क से बिना मतलब बिना किसी खौफ के उसी विंडो ओपन रहते हुए वो सो जाती है, ठीक है? अब सो जाती है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है, तो कुछ अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है ना, तो वो अचानक से उठती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में किसी ने प्रवेश किया है, ठीक है? अब आगे क्या होता है कि जैसे ही उसके रूम में किसी ने प्रवेश किया है, तो वो देखती है हाँ, सच में एक सैनिक ने उसके रूम में प्रवेश किया और वो सैनिक उसको उस पे बंदूक ताने हुए कह रहा है कि देखो भाई तुम्हें मुझसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जगह दे दो, थोड़ी देर में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है? तो रैना पेटकॉफ कहती है कि देखो भई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरूँगी? तो ऐसा है कि रैना पेटकॉफ उससे डरती नहीं है। लेकिन तभी क्या होता है कि अचानक से रैना पेटकॉफ का दरवाज़ा खटखटाता है और लौका कहती है कि देखिए मैडम बाहर गोलीबारी हो रही है और पड़ोसी कुछ लोगों ने देखा है कि आपके कमरे में पाइप के सहारे से एक सैनिक चढ़ आया है और वो आपके रूम में घुस गया है। वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मेरे साथ में कुछ सैनिक हैं, वो आपके कमरे की तलाशी लेंगे। ठीक है? अब ऐसा इतना सुनते ही वो जो सैनिक जो उस रूम में घुसता है रैना पेटकॉफ के वो डर जाता है। वो बोलता है कि भई अब क्या किया जाए? तो रैना पेटकॉफ कहती है तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें बचा लूँगी। अब रैना पेटकॉफ क्या करती है उस सोल्जर को चोरी से छिपा देती है। अब क्या होती है रैना पेटकॉफ दरवाज़ा खोलती है, सैनिक आते हैं पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन वो सैनिक उसे मिलता नहीं है। ठीक है? अब सभी चले जाते हैं, लौका भी चली गई, वो सैनिक भी चले गए। अब क्या होता है रैना पेटकॉफ उस छिपाए हुए सैनिक को निकालती है और बोलती है कि भाई तुम यहाँ कैसे आए? क्यों आए? ठीक है? तो वो सैनिक बोलता है देखो भई, मुझे इस युद्ध-वुद्ध से कोई लेना-देना है नहीं, ठीक है? और मैं जो हूँ काफ़ी खुले मिजाज का व्यक्ति हूँ और ऐसा है कि ये जितने भी युद्ध होते हैं ना उसमें 10 में से 8 सैनिक को तो यही पता नहीं होता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है? और ऐसा है कि मैं भी जो हूँ ना या उस देश का सैनिक नहीं हूँ जिसकी हार होने वाली है, ठीक है? मैं तो एक स्विस सैनिक हूँ जो कि उस देश की ओर से लड़ रहा हूँ, हायर किया गया हूँ, ठीक है? मैं युद्ध में जब जाता हूँ ना, तो मैं युद्ध में बंदूक के साथ गोली नहीं लेके जाता हूँ, मैं बंदूक के साथ चॉकलेट लेके जाता हूँ, ताकि मैं लोगों को आकर्षित कर सकूँ, मैं युद्ध की विभीषिका को बता सकूँ। और ये जो मेरी बंदूक है ना, इसमें कोई बंदूक की गोली नहीं है, इसमें चॉकलेट है।
तो इतना सुनते ही है ना रैना पेटकॉफ समझ जाती है कि ये जो सैनिक है ना काफी डरपोक टाइप का है, ठीक है। उसे लगता है ये तो काफी बातूनी सैनिक है। तो फिर रैना पेटकॉफ कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, तुम रुको, मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल देंगे। अब रैना पेटकॉफ जाती है कैथरीन पेटकॉफ को बुलाने, ठीक है। अब जैसे ही रैना पेटकॉफ कैथरीन पेटकॉफ को बुलाने जाती है ना, तो वो सैनिक बहुत थका होता है। सैनिक क्या करता है, रैना पेटकॉफ के बेड पर सो जाता है। अब रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो सोया हुआ है। तो रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ उसको उठाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ठीक है तुम ये कोट पहनो, मैं तुम्हारे वेशभूषे को बदल देती हूँ और तुम इस वेशभूषे के साथ यहाँ से चले जाओ। तो अब होता भी ऐसा है, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ की मदद से वो सैनिक निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आप लोग जान लीजिए दोस्तों, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ के आने से पूर्व जब इस सैनिक को छिपाया जा रहा था, तो सैनिक की जो बंदूक है ना कमरे में मतलब रह गई थी, ठीक है। और उसको देख लिया था किसने, लाउका ने, ठीक है। लाउका समझ गई थी कि इसमें जो है ना इस रूम में जरूर कोई ना कोई है और जिसे रैना पेटकॉफ ने छिपा लिया है। तो ये स्टोरी यहीं पर क्लियर हो जाती है। मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से ट्रेजेडी है। आगे इस ट्रेजेडी को मैं जोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये घटना में है ना, ये भी एक घटना शामिल होती है, ये घटना भी घटित होती है। अब आगे यही है ना कि ये लोग ये छिपा हुआ सैनिक भी चला जाता है, रैना पेटकॉफ भी अपने रास्ते मतलब अपने रूम में सो जाती है, कैथरीन पेटकॉफ भी सो जाती है, ठीक है। ये वाला इतना वाला पोर्शन एंड हो गया है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है कि एक दिन अब युद्ध खत्म हो गया है, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ एक जगह बैठे होते हैं। अब रैना पेटकॉफ और रैना पेटकॉफ, कैथरीन पेटकॉफ और सर्जिया सेरेनॉफ एक जगह बैठे होते हैं। और आगे क्या होता है कि कैथरीन पेटकॉफ उठ के चली जाती है। अब बच जाते हैं रैना पेटकॉफ और अब बच जाती है रैना पेटकॉफ और सर्जिया सेरेनॉफ। रैना पेटकॉफ और सर्जिया सेरेनॉफ कौन है भाई, तो पति पत्नी, होने वाली पति पत्नी। अब क्या होता है कि रैना पेटकॉफ भी किसी काम से कहीं मतलब चली जाती है सर्जियस सेरेनॉफ को छोड़कर। अब सर्जियस सेरेनॉफ का कैरेक्टर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, अभी तभी से आप लोग सर्जियस सेरेनॉफ तो सुन रहे होंगे, लेकिन इस कैरेक्टर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है ना कि सर्जियस सेरेनॉफ को वास्तव में रैना पेटकॉफ से कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है। वास्तव में सर्जियस सेरेनॉफ जो है ना, वो जो लाउका है ना, जो रैना पेटकॉफ की नौकरानी है, उसको अट्रैक्ट करता, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ही रैना पेटकॉफ वहां से जाती है ना, तो सर्जियस सेरेनॉफ क्या करता है, लौका का हाथ पकड़ लेता है। लौका समझ जाती है कि ये जो सर्जियस सेरेनॉफ है ना, ये मेरा फायदा उठाना चाह रहा है, ठीक है। और लौका खुद चाहती है ये जो सर्जियस सेरेनॉफ है ना, ये मेरा फायदा उठाए, क्योंकि लौका को ये इच्छा होती है कि वो इतनी सुंदर है, तो फिर वो गरीबी में क्यों है। वो सुंदर है तो अपनी सुंदरता का फायदा उठाए और वो इस गरीबी से बाहर आए, वो ये सोचती है, ठीक है। तो लौका चाहती है कि किसी तरह ये सर्जियस सेरेनॉफ मेरे अंडर कंट्रोल में आ जाए और आगे जो है ना मतलब ये मुझसे शादी कर ले। अब लौका क्या करती है ना, थोड़ा बहुत सर्जियस सेरेनॉफ को उकसाती है, कहती है भाई तुम एक नौकर से कैसे प्रेम कर सकते हो, तुम एक नौकर से कैसे शादी करोगे, फलाना ढिमकाना, मतलब उसको एग्रेसिव करती है कि किसी तरह ये लौका, किसी तरह ये जो सर्जियस सेरेनॉफ है ना वो मान जाए कि वो मतलब लौका से शादी कर ले, ठीक है। लौका इस तरह से अलग अलग तरह के प्रलोभन दे रही है। अब रैना पेटकॉफ को भी थोड़ा थोड़ा अंदेशा होता है कि भाई ये जो है ना सर्जियस सेरेनॉफ कुछ गलत कर रहा है, ये लौका के साथ मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, लौका से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन वो रैना पेटकॉफ इतना ध्यान देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी मतलब एक तरह से केयरलेस ही होती है। अब ये वाला इतनी स्टोरी समझ गए। अब आगे क्या होता है कि एक दिन अचानक से, एक दिन, हाँ एक दिन ही रहता है, ठीक है। अचानक से वो एक तरह से एक नाम, वो यहाँ पर है कैप्टन ब्लंचली नाम का एक आदमी आता है, किसके घर, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ के घर। और वो कोट देने के लिए आता है। कौन सा कोट, तो वही कोट जिस कोट को पहनकर वो सैनिक गया हुआ था। वास्तव में ये कैप्टन ब्लंचली और कोई नहीं, वही सैनिक था, वही स्विस सैनिक था जो कि जिसकी मदद किसने की थी, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ ने। और बाद में यही सैनिक आज कैप्टन ब्लंचली बनकर वो कोट पहुंचाने के लिए रैना पेटकॉफ के पास आया है, ठीक है। अब जैसे ही कैप्टन ब्लंचली रैना पेटकॉफ को ये कोट देते हैं, तो रैना पेटकॉफ को थोड़ा डर हो जाता है। वो बोलती है तुम जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम अगर यहाँ पकड़े गए तो फिर हम लोगों को समस्या हो जाएगी। जैसे ही कैप्टन ब्लंचली वहां से जाने लगते हैं ना, तो उनकी मुलाकात हो जाती है किससे, मेजर पॉल पेटकॉफ से। मेजर पॉल पेटकॉफ कौन होते हैं, तो रैना के पिताजी होते हैं। तो रैना के पिताजी जैसे ही कैप्टन ब्लंचली को देखते हैं,
तो वो कहते हैं कि आइए आइए कैप्टन ब्लंचली साहब। तो अब रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ तो भौचक्के रह जाते हैं, भाई कैप्टन ब्लंचली को ये हमारे मेजर पॉल पेटकॉफ कैसे जानते हैं। तो फिर बाद में मेजर पॉल पेटकॉफ रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ को बताते हैं कि देखो भाई इसी कैप्टन ब्लंचली ने सर्वो वल्गेरियन वॉर या साइबेरियन वॉर में युद्ध को शांत करवाया था, मतलब युद्ध को शांत कराने का श्रेय यही इन्हीं को जाता है, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, इतना सारा हो गया, इतना सारा मैटर क्लियर हो गया। अब आगे क्या होता है कि मेजर पॉल पेटकॉफ भी चले जाते हैं, कैथरीन पेटकॉफ भी चले जाते हैं। अब एक लॉन में कैप्टन ब्लंचली और रैना पेटकॉफ अकेली बच जाती है। अब ये दोनों में इन दोनों में बातें होने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उधर से सर्जिया सेरेनॉफ आते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई रैना पेटकॉफ, मुझे ऐसा पता चला है, मुझे लौका ने ऐसा बताया कि तुम कैप्टन ब्लंचली के साथ फंसी हुई हो, तुम इससे प्रेम करती हो और तुम्ही ने इस स्विस सैनिक की मदद की थी यहाँ से भागने में, ऐसा मुझे लौका ने बताया। तुम्हारा चरित्र खराब है। इसी बात पर रैना पेटकॉफ को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत शक रहता है कि लौका के साथ सर्जियस सेरेनॉफ उसके होने वाले पति का चक्कर चल रहा है। तो रैना पेटकॉफ भी गुस्से में कहते हैं भाई हमें तुम रोकने वाले कौन होते हो, तुम तो खुद लौका से फंसे हुए हो, तुम तो खुद लौका से प्रेम करते हो, तो फिर मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। तो अब मैटर क्या होता है कि अब दोनों दोनों एक दूसरे, अब जो भी कंफ्यूजन होता है क्लियर हो जाता है। रैना पेटकॉफ को लगाव वास्तव में किससे हो जाता है, इस कैप्टन ब्लंचली से। और कैथरीन सॉरी मेजर पॉल सॉरी सर्जियस सेरेनॉफ का लगाव किससे हो जाता है, लौका से हो जाता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये हो जाता है कि अब दोनों अलग अलग हो, सभी अलग अलग हो जाते हैं। अब वास्तव में मेजर पॉल पेटकॉफ को कोई दिक्कत नहीं होती है, रैना पेटकॉफ की शादी कैप्टन ब्लंचली से कर दी जाती है, क्योंकि कैप्टन ब्लंचली काफी अच्छे अमीर व्यक्ति होते हैं। स्वीडन में उसके बहुत सारे होटल्स होते हैं और ये एक अच्छे खासे सैनिक भी होते हैं और कैप्टन भी होते हैं, तो पैसा भी इनको, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजर पॉल पेटकॉफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, रैना की शादी कैप्टन ब्लंचली से करवा दी जाती है। इधर सर्जियस सेरेनॉफ जो कि लौका को पसंद करते थे, लौका से इसकी शादी हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब इस स्टोरी में एक जो बच जाता है वो है निकोला, इस पर तो मैंने चर्चा की ही नहीं। तो एक्चुअली निकोला जो है ना, यह एक भद्दा सा सर्वेंट होता है। किसके फैमिली में, पेटकॉफ के फैमिली में, रैना पेटकॉफ के फैमिली में। और ये जो है ना मेल सर्वेंट, ये लौका से प्रेम करता है और लौका से चाहता है कि लौका इससे शादी कर ले, मतलब निकोला चाहता है कि लौका उससे शादी कर ले। अब लौका उसको कहती है निकोला को, भाई देखो तुम गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में ही मर जाओगे, लेकिन मुझे मेरी सुंदरता ने मुझे मेरी ईश्वर ने इतनी सुंदरता दी है कि मैं गरीबी में नहीं मरना पसंद करूंगी, तुमको जैसे मरना है मरो। तो इस तरह से मतलब निकोला का कुछ नहीं होता, बेचारा ये ऐसे ही जस का तस पड़ा रह जाता। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई ये तो ड्रामा है, ये तो ट्रेजेडी है, ये तो लव सीन है। अब इसमें अब ऐसा तो नहीं है कि हर कैरेक्टर खुश ही रहेगा। तो इस तरह से एंडिंग हो जाती है, निकोला का कुछ भी नहीं होता। लौका की शादी हो जाती है सर्जियस सेरेनॉफ से, कैथरीन रैना पेटकॉफ की शादी हो जाती है कैप्टन ब्लंचली से। इस तरह से ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं ना, ये वाला जो ड्रामा है ना, एक तरह से कह लें कि रोमांटिक ड्रामा ही है, ठीक है, लव वाला ड्रामा है। इसमें लव एफेक्शनेशन को ही दर्शाया गया है कि किस तरह से है ना, किसी का लव जो है ना, अगर उसको पकड़ कर या बांध कर ना रखा जाए। अब पकड़ कर या बांधने का मतलब ये नहीं है कि हम रस्सी लगाकर बांध लिए, मतलब अगर अपनत्व का भाव नहीं हो प्रेम में, तो प्रेम जो है ना अस्थाई नहीं हो सकता है। लव अगर मतलब उसमें अगर मूवमेंट ज़्यादा होने लगे तो वो अस्थाई नहीं हो सकता, वो इधर-उधर भागेगा। इसलिए लव प्रेम में चाहिए कि प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे। वही जो है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो लव है ना, बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा और ये अस्थाई होगा। इसका एक बेस होगा, ठीक है? अगर यही प्रेम में क्या हो कि अगर एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे के मतलब समझ लें कि एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ लव नहीं हो सकता। यही बताया गया इस नॉवेल में, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। छोटा-सा था, तो इतना क्लियर हो गया? जितनी स्टोरी थी, तीनों ब्लॉक्स थे, तीनों ब्लॉक्स मैंने क्लियर करवा दिए। 2 ड्रामा, एक ट्रेजेडी ड्रामा, एक लव ड्रामा था, एक लव वाला नॉवेल था। तीनों मैंने क्लियर करवा दिए। तीनों की समरी आप लोग लिख सकते हैं। फिर भी अगर समरी की कोई दिक्कत है तो कल वाले वीडियो सीरीज में समरी भी आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो गैस पेपर बनेगा, जो क्वेश्चन पेपर संभावित क्वेश्चन पेपर बनेंगे, उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबल करवा के दे दी जाएंगी। आप लोगों को कोई समस्या होने वाली है नहीं, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा कि मैकबेथ से कोई कैरेक्टर स्केच पूछेगा नहीं, समरी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, लेकिन ये कह लें कि दूसरा वाला जो नॉवेल है उसमें गैब्रियल ओक और बादशाह वर्डिन का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली इसमें क्वेश्चन आएगा आपसे विक्टोरियन एज के बारे में पूछा जाएगा, एलिजाबेथन एज के बारे में पूछा जाएगा, रेनेसेंस क्या था, ठीक है? उसके बाद रेनेसेंस पूछा जाएगा और शेक्सपियरियन एज क्या था, ये सब यही सारी क्वेश्चन जो यही सारी बातें पूछी जाएँगी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो
जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगी ना, मैं उसमें प्रयास करूंगा कि सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूं। और जो ब्लॉक 4 है जिसका मैं अभी समरी नहीं करवा रहा हूँ एनालिसिस, जो पोएम समरी है उसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा। पक्का है कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप लोग इतना सपोर्ट तो कर दे कि मैं एक पेन टैबलेट ले सकूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ला सकूं। सिर्फ ये यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इस बुक्स के अलावा, इग्नू के अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लोग जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। या फिर आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं भविष्य में वो सारी बातें बता पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए किसकी, उसके लिए मुझे आवश्यकता होगी पेन टैबलेट की। इतने सारे जो मैं स्लाइड्स बनाता हूँ ना, वो मैं लिख के बताऊंगा। अगर लिख के बताऊंगा तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, वो आपके मस्तिष्क में जाएगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। और मैं सोच सोच कर लिखूंगा, और सोच कर लिखूंगा तो इतनी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सीधे आपके दिमाग में जाएंगी और आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इतना क्लियर। टिल देन टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।